हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, हो जाएगा वीडियो भी। ठीक है। कोई पीपीटी रहेगा या सर सिर्फ बोलेंगे? क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हो? कैसे भी चलेगा, वो तो अकॉर्डिंग टू इंटरेक्टिव है स्पीकर तो होता है। इंटरैक्टिव है तो बोलेंगे ना। इंटरेक्टिव है तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, इंटरेक्टिव तो लास्ट में होगा। स्टार्टिंग में 20 मिनट्स वो अपना टॉक डिलीवर करेंगे। हाँ तो बोलेंगे। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ओके। नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है स्लाइड्स का। इफ रिक्वायर्ड तो आप यूज कर सकते हो, और अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। टर्न स्क्रीन शेयर ऑन, ये ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है क्या? सॉरी? टर्न स्क्रीन शेयर ऑन, ऐसा ऑप्शन है? स्लाइड्स करके है, आपको अपलोड करना होगा अगर करनी है तो। अच्छा, पहले अपलोड करना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब अभी अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो चेक करना पड़ेगा अगर स्लाइड्स है। राइट साइड में जो बार आता है उसमें नीचे स्लाइड्स करके उसमें जाना है। हाँ जी। एड अ न्यू प्रेजेंटेशन हाँ, बोलना है। राइट राइट राइट। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो करता हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली सर पहले 20 मिनट्स टॉक करेंगे। ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू। वाला है तुम्हारा।
हेलो डॉक्टर पूजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। नमस्ते। एक बार हमारी स्लाइड दिख रही है क्या? देखो एक बार। स्लाइड्स नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। आपने अपलोड की है क्या? जी, कि 1 मिनट स्टार्ट करेंगे। दिख रही है? दिख रही है। गुड। ओके। ठीक है, तो सर मैं पहले इंट्रोड्यूस करके फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा और फिर मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी। देन जब आपका सेशन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर के लिए जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन होंगे वो मैं पढ़ती जाऊंगी और आप रिस्पॉन्ड करें। ठीक। तो मैं स्टार्ट करूं? अभी लाइव आप नहीं है। कर रहे हैं, आई एम रेडी। ओके। आपने ऑलरेडी लाइव कर दिया। ओके। Hello everyone, good morning. Myself Vaidya Pooja Kohli from Nirog Street. Today we have very special guest Professor S.N. Ojha sir. वैसे तो सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन still I will introduce in short. Sir has rich experience of 29 years, clinical experience as well as teaching experience. Sir is MD in Kaya Chikitsa and PhD from NIA Jaipur. Recently in 2018, सर को एक अवार्ड मिला था, यजुर्वेद आयुर्वेदा अवार्ड। और पिछले कुछ सालों से सर स्पेशल वर्क कर रहे हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑन कार्डियोलॉजी। तो उसी टॉपिक पे आज हम सबको गाइड करेंगे। आप सबके जो भी प्रश्न होंगे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द टॉक वी विल स्टार्ट इंटरेक्शन एंड सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओवर टू सर। Thank you, sir. Thank you. Cardiology in Ayurveda really a challenging point we have to talk. 1990 से जब मैं पीजी शुरू किया तो पहला काम मैंने थ्रोम्बोस पे किया था। मैंने माइस में कापा कैराजिनिन से थ्रोम्बोस इंड्यूस करके अपने सिंपल से ड्रग पारावसक्रित का यूज किया था एंटी थ्रोम्बोटिक रूप में। बाद में मैंने रैबिट पे एमआई डेवलप करके उन्हीं दिनों पारावसक्रित का यूज किया था। तभी से 30 सालों से बड़ा इंटरेस्ट रहा कि हृदय रोग में कुछ काम करते रहे और कर रहे हैं। हमारी एक अच्छी टीम भी तैयार हो चुकी है। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो भी काम कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ने कार्डियोलॉजी में ओपीडी शुरू की है, एक अच्छा चल रहा है। हम शुरू करेंगे, कुछ स्लाइड्स हैं जो प्रेजेंट करूंगा बीच में, और आप बाद में जो ढेर सारा हम इंटरैक्टिव आएंगे, आपके तमाम क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। बहुत सालों से ये प्रॉब्लम्स रही है। पिछले 30 सालों में हृदय रोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। द डिजीज इज वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। इस्केमिक हार्ट डिजीज, myocardial infarction, CV are increasing every year. Earlier we are suffering with the communicable disease, now we are suffering with the non-communicable disease. The scenario is very complex in our society. Already we are facing the diabetes, then hypertension and ischemic heart disease. These three are very common in our population, especially in South Asian population. The reason is our diet pattern and too many things that we have to talk. Next. If you see the more than hundreds of the disease of cardiovascular system existing in the world, but we have only 5 types. It means गागर में सागर जैसी बात। उस 5 में हमें सभी को देखना होगा। उस 5 के अलावा भी हमें जाना होगा द्वंद्व और अलग तरीकों से, जिस पे बात होगी। फर्स्ट टाइम इन शतपथ ब्राह्मण द हृदय निरुक्ति इज डिराइव्ड। ह्री द योर 3 वर्ड, ह्री टू आहरण, द दानार्थक एंड या गत्यार्थक, preload, afterload, continuity of myocardium and heart rate 4 are included in this. You can understand in Brahmanic Granth, if the word is so much clearly narrated, so there is really importance of the Hridaya since Ved Kal. What's my opinion? Since the civilization, the Hridaya Roga is present in the
society since civilization. Industrialization, urbanization increased the prevalency of the heart diseases in our society. Next. If you see the aerobic organ, aside for the pran, Olambak, Sadak, Uj, Man, Indri, Srutas of the Mool of the Pranava Sruta, Rasava, and also of the Raktava. Vyanvayu is present there. So, too many factors are there. Hridaya is also among the three marmu, Hridaya Basti, the link of the Sri with the Hridaya, Hridaya with the Basti, Basti with the Sir are nowadays well explained, and even earlier it was explained. In Trimarmi Chikitsa, first the Udavart was described, then Muttakrich, and then Hridaya Rog and Chirorog. It means Udavart, GIT is major issue. I know nowadays microbioma is point for the discussion every day. Next. So, next. If we see the hereditary factors are very important. Too many diseases like cardiomyopathy, very common in family. Familiar hyperlipidemia, familiar hyperlipidemia is also present in the society. Hypertension also have the familiar history, ischemic heart disease, acute coronary syndrome. Too many diseases of the heart are hereditary in nature. Familiar predisposition is present. If father and mother are affected with the heart disease, the more than 50% of chance of the disease in children. And then the Ahar is very important and Bihar is very important. These are the risk factors. First is very important of Vyayam. I will tell you, my dear, one thing. Chesta Dvesi is mentioned in Santarpur Nidan, Charaksotisthan. Chesta Dvesi. Chesta, no exercise, nothing, only routine work. In such person, heart diseases are very common. And then Ahar. You know Ahar Sambhavam Vastu, Rogacha Ahar Sambhava. Nutritional. Inappropriation is very important to lead the disease. We have to talk about the nutrition. What the balanced nutrition for the society? We need the fresh fruits, vegetables, polyunsaturated, monounsaturated fat. So this is very important for that. So if you are lacking in the fresh fruits, vegetables, polyunsaturated, monounsaturated fat, the prevalence is more. Charak very clear about the Gramya, about the Ahar in the Hridaya Rog, Susk Saag, Susk Phal, Til Phal, Char, Katu, are the concerned. They are Gramya Ahar. Guru, Snigdh, Abhisendi, Atimadya Sevan, Dhoom, all are concerned. Chinta, so Bhai. So Mansik Hetu, Saririk Hetu, to be explained, need to be explained, need to adopt, need to avoid. You have good resources to prevent the heart disease like Bricham, Darim, Matulung. In 10 Hridaya Mahakasai, the 5 Mahakasai of the beginning are used in Hridaya Rog. Not all 10 types. Hridaya word is narrated for 2, with the 2 meaning, one for the Ruchikar and second for the Hridaya. Hridayam tarpyati iti Hridayam. Hridayam tarpyati. Ruchikar bhavati iti Hridaya. 2 words are there. But we have to talk about the Hridayam tarpyati. If you see the Darim, it contains ascorbic acid, it contains potassium, magnesium, calcium. Potassium, high resource of the potassium. All citrus fruits contain the potassium. I know the role of potassium, manganese,
calcium in the action potential. In maintenance of rate and rhythmicity of the heart. We need it. This is the reason why the Darim is told as Hridaya. Because of its content, because of its action. Ascorbic is good for the arterial tone, to maintain the arterial tone. If one is having the deficiency in the ascorbic acid, there may be vasoconstriction, there is hypertension. One study is done in Jammu Kashmir. Those people who consume the hookah, in them ascorbic acid was found deficient and they are suffering with the hypertension. So indirectly and directly you see the relation of the ascorbic acid with the hypertension. If one is consuming the darim, one is consuming the anar at the regular level, will prevent. This is one factor which we can adopt in our life. If elevated homocysteine, you know the homocysteine, hyperhomocysteinemia is the one of the cause of the, it's present in the acute myocardial infarction. Whenever in diet the folic acid is deficient, you know the folic acid are present in the leafy vegetables, the hyperhomocysteinemia occurs. So we can regulate the homocysteinemia by increasing the leafy vegetables, by increasing the folic acid in the diet. Our major concern is direct endothelial toxicity, diabetic smoker. Develop direct toxicity, direct endothelium, vascular endothelium. My dear, vascular endothelium is very intact. It never allowed to adhere anything. It has anti-adhesive surface for the leukocytes and platelet. If anything wrong with the endothelium, the platelets aggregate, leukocytes aggregate. In pro-inflammation and pro-coagulation factors come in action, and then the thrombosis is formed. So we need the intact endothelium. But unluckily, in Asian population, especially in the South Asian population, in the Indian population, because of the thousands of the year of the diabetes existing in our society, our endothelium being disrupted. We are very prone to develop endothelium dysfunction. This is the reason why in India, ischemic heart disease is being increased. Hypertension is being increased. In diabetic persons, diabetes is already in both, diabetic and non-diabetic, both. It is increasing because of the endothelial dysfunctioning. You have to talk. You have to think, my dear. You think about the endothelial dysfunctioning, make a samprapti accordingly, and then you can understand. Vidabdahar is very important. When you are cooking, and then we are definitely losing too many active nutrients of the diet. For example, we are losing the folic acid. So again, the diet preparation is also important. What to place in the pressure cooker is also very important. No, never make the vegetables in the pressure cooker. Pressure cooker should be used only for the dal, I think. Otherwise, even for the rice, it should be use the other utensils, not pressure cooker. We are losing that fibers, that we are losing that nutrients, especially like something like folic acid and etc. Alcohol is major, very important. Alcohol consumption, high alcohol consumption is leading to one example is dilated cardiomyopathy. In Ayurveda, Madhya is cause of the Pitta Prakop, Rakta Dusti, Raktava Srotas Mool, Hridaya, so Hridaya is affected, no doubt. Because of Pandu, again Hridaya is affected. Alcohol is directly cause of Rakta Pitta. Alcohol is directly cause of dilated cardiomyopathy. So consumption of alcohol is also increasing in our society, We have been civilized since thousands of the years back. This is the reason why Acharya Charak dedicated one chapter for the Madhya, one chapter. In between, a lot of discussion about the Madhya, even in the Bijiswarti Adhyay. But a full chapter is given. It indicates that the Madhya Sevan is very common in our society since centuries, because we have been civilized. Next. So one major thing also you have to talk about the essential fatty acid.
Our body never could not synthesize this. It means this must be in the diet. It must be in the diet. And essential fatty acids are present only in the monounsaturated fat and a little bit in the polyunsaturated fat. This is very important to inhibit the LDL oxidation, proliferation of the LDL. So once the person is consuming the essential fatty acid, not the trans fatty acid, is protecting himself, herself from the cardiovascular diseases. So always our concern should be at the first glance on the ahar, on the diet. Or you see, in one day we eat. जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो कई बार हम लोग पूरन पूरी खाते हैं. अब पूरन पूरी के साथ तूप भी रहेगा, दूध भी रहेगा, मसाला भात भी रहेगा, पटाटा भाजी भी रहेगी, पापड़ भी रहेगा. अब देखिए थाली, एक मारवाड़ी थाली देखिए, आप गुजराती थाली देखिए, नॉर्थ इंडियन थाली देखिए, पंजाबी थाली देखिए. पूरी थाली को देखिए. अगर उस पूरी थाली को हम लोग 2 बार खा रहे हैं सालों साल तो क्या हो रहा है? ये जो हम सालों साल अपनी पूरी थाली खा रहे हैं, वही कारण हो रहा है हृदय रोग का. अर्ली एज में 25-30 साल में भी अभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने लगी. मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं इन दिनों जो कि पिछले इनकी एज 35 साल है, 40 साल से कम एज है, 35 साल है, और 3 बार उनका स्टेंट उनको यूज किया जा चुका है. 3 बार उनका एमआई हुई है. चौथी बार वो फिर मेरे पास आए कि नहीं सर, मुझे अभी एलोपैथ में नहीं जाना है. आपके पिछले 4-5 सालों से 8-10 सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेद का. दे आर हैप्पी, दे आर बेटर, नो नीड ऑफ नाउ एनी स्टेंट, एनी सर्जरी. सो इशू क्या है? आहार. हमने उनका रेगुलेट किया, उनको बताया संपूर्ण आहार क्या होगा. नेक्स्ट. तो अब जैसे हम देखें डेयरी प्रोडक्ट, कितना हम डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं. मिल्क है, दही भी है, बटर मिल्क भी लेते हैं, नवनीत लेते हैं. अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा का जो नवनीत बनता है, पंजाब में देखिए जो मक्खन बनता है, और कितना हम खाते हैं. एक स्टडी की गई कि नॉर्थ और साउथ में लगभग, ईस्ट एंड वेस्ट में लगभग प्रीवैलेंसी सिमिलर है हार्ट डिजीज की, खान पान के नाते. बंगाल में जाए, दाब के लोग रसगुल्ला खाएंगे, दाब के खाना. मछली खाते हुए भी हार्ट डिजीज है उनको. क्यों? साउथ में जाइए, मछली खाते हैं फिर भी हार्ट डिजीज है. क्यों? क्योंकि और भी चीजें खाई जा रही है. सिर्फ मछली नहीं है ना, और भी चीजें हैं. अल्कोहल भी है, स्मोकिंग भी है, और एक्सरसाइज नहीं है. चेष्टाद्वेषी हो चुका है व्यक्ति. तो मल्टीपल एस्पेक्ट के नाते होल इंडिया अब एक जैसा हो गया है. पहले की स्टडी थी 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि द हार्ट डिजीज इज वेरी कॉमन इन साउथ इंडिया देन नॉर्थ इंडिया. एंड नाउ स्टडी इज लगभग अबाउट द सिमिलर प्रिवेलेंस, Male is more affected than the female, but now 3:2 ratio. Earlier it was 3:1 ratio, now 3:2 ratio. A female is also being prone to develop. The reason is their culture. They are also adopting the similar culture of the male. If female will behave like a male, definitely the disease will be similar. एस्ट्रोजन कितना काम करेगा उनके लिए? जो उनको पोस्ट मेनोपॉज में डिजीज होती थी, अब वो पहले ही होने लगी यंग एज में, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस आर नाउ सिमिलर. तो अगर हम पूरी चीज को देखें तो हम क्या खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए. डीप फ्राइड फास्ट फूड, केक मिक्सेस, सीरियल एनर्जी बार्स. अब मार्केट में कितने हैं? 50 रुपए 100 रुपए के बार्स मिलते हैं, आप खा लीजिए. आपकी ऐसा लगता है कि उसमें है क्या? क्या आप देखें कभी? हाई इन रीच. ये एक बार में आपको 500 के आसपास, 400 के आसपास कैलोरी मिल रही है, जो आपको 4 चपाती में मिलेगी. 4 चपाती और एक बार इक्वल हो रहा है, ये एडिशनल हो रहा है. ऑलरेडी आप 4 चपाती खा चुके हैं. हमारे कई लोग तो 4 पराठे भी खाते हैं, आप जानते हैं. हम भी अपने यंग एज में खाते थे. तो ये जो हम खाते थे, खाते हैं, खाते रहेंगे, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें रोकना होगा. आज अब आप टीवी देख रहे हैं, और टीवी के देखते समय आप चिप्स खा रहे हैं, टीवी देखते समय आप थोड़ा सा मिक्सर खा रहे हैं, सब जगह भुजिया मिलती है, खा रहे हैं. आज भुजिया में फ्राइड है वो. हल्दीराम फैल चुका है. हल्दीराम भी मेजर रीजन है हार्ट डिजीज का. आप देखेंगे क्यों? क्योंकि आदमी बैठ के ही खाता जा रहा है, दौड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा है. खाने के बाद भाग नहीं रहा है, खाने के लिए भाग नहीं रहा है. ऐसा है. पहले लोग भागते थे खाने के लिए, और जब वो भागते थे, खेतों में भागते थे, यहाँ भागते थे क्योंकि खाना मिलेगा, तो उनको ये नहीं होता था. आज हम भागते ही नहीं. आज हम स्कूटर से वेजिटेबल खरीदने जाते हैं 200 मीटर 100 मीटर भी.
दूध का पैकेट भी हम 50 मीटर दूर साइकिल स्कूटर से ही जाते हैं। सबके पास एक छोटा स्कूटर होता है, स्कूटी जिसे कहें, जो भी है। हम पैदल चलना ही भूल गए हैं, चेष्टा द्वेषी हो चुके हैं। शायद हम टॉयलेट तक ही चल रहे हैं, ड्राइंग रूम टॉयलेट, डाइनिंग रूम बेडरूम, इतना ही हम चल रहे हैं। टोटल मिला के हम 100 मीटर 150 मीटर चलते हैं पूरे दिन में। ये हमारी चलने की आदत हो गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेस सॉल्ट, अमेरिका में एक स्टडी की गई या इंडिया में एक स्टडी है कि हमारी जनरल पॉपुलेशन 11 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम और कहीं कहीं तो 38 ग्राम पर डे सॉल्ट कंज्यूम किया जाता है। जबकि सॉल्ट कंजप्शन सिर्फ 5 ग्राम से कम पर डे होना चाहिए। आइडियली तो 3 ग्राम होना चाहिए, 4 ग्राम होना चाहिए। आचार्य चरक लिखते हैं, चरक सूत्र स्थान 26 में, लवणम रक्तम वर्धयति, रक्त को बढ़ाने का काम रक्त करता है। और जब रक्त बढ़ेगा हाइपरवॉल्यूमिया होगी, हाइपरवॉल्यूमिया से हाइपरटेंशन होगा। तो वहां एक ही उपाय है कि लवण को रेगुलेट किया जाए, लवण को कम किया। बहुत से पर्सन सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं, बहुत से पर्सन में सॉल्ट के नाते हाइपररेनिनिमिया हो जाती है। रेनिन की 3 लेवल मिलती है, उसमें एक हाई रेनिन लेवल हाई सॉल्ट इंटेक से मिलता है, जो आप देखेंगे। अगर हम पूरी बात को देखें कि ये तमाम चीजें जो है वो दोषों का उपलेदन करके, संचय होकर के, उपलेपन करते हुए हृदय रोग की तरफ आती है। मतलब जब हम मल्टीपल एस्पेक्ट को देखेंगे तो एक चेन बनेगा। डायबिटीज में क्यों हाइपरटेंशन कॉमन है? डायबिटीज में एक एग्जांपल आपको देता हूं, टाइप 2 डायबिटीज का, जहां इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो रही है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो रही है। हाइपर इंसुलिनीमिया होने के बाद इंसुलिन की एक टेंडेंसी होती है कि वो कैल्शियम को वेस्कुलर वॉल में देता है और वहां पर वेस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जब वेस्कुलर वॉल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो क्या होगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसके अलावा हाइपर इंसुलिनीमिया होने के बाद जो इंसुलिन है, ये जो रेजिस्टेंस हो चुका है, लेकिन इंसुलिन अपना काम तो करेगा और जगहों पर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी के बाद जब इंसुलिन जो है वो फिर सोडियम के और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को प्लाज्मा ट्यूबुल से बढ़ा देता है। 3 जगह ये काम करता है और उसके नाते हाइपरटेंशन डेवलप करता है इंसुलिन रेजिस्टेंसी के बाद डायबिटीज में। और इंसुलिन रेजिस्टेंसी के बाद एक जो कंडीशन आप क्या हो रही है एंड्रोजन के नाते, जिसे आप कहते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, जो ओबेसिटी में मिलती है, वो एक अनदर चीज हो रही है। ट्राइग्लिसराइड मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, जो आपको समझना होगा, ओबेस के लिए, डायबिटीज के लिए। डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड्स हाई होना रियली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज के लिए। पीसीओडी में ट्राइग्लिसराइड्स का हाई होना बहुत ही प्रॉब्लम है इसके लिए। 2 तरह के लेडी होती हैं, टाइप ए और टाइप 2, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंसी मिलती है और दोनों में पीसीओडी होती है और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये जो सिनेरियो पहले की थी और आज की सिनेरियो में बहुत सा चेंजेस आ चुका है। आप कौन सा प्रोटीन खाएंगे, बार बार बात आती है, तो प्लांट ओरिजिन प्रोटीन इज बेटर देन एनिमल ओरिजिन प्रोटीन। आप ध्यान रखिएगा। हम पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जीआईटी ऐसा बना ही है कि हम वेज को वेल डाइजेस्ट कर सकते हैं। वेज जो है हमारा वेल डाइजेस्ट होता है, वेल एसिमिलेट होता है, हमारी जो ओन जीआईटी है। जब हम नॉन वेज खाते हैं, कोई भी नॉन वेज जब खाता है, डेफिनेटली उसकी जीआईटी अपसेट होती है। अब देखिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जीआईटी में आप जब नोट करेंगे तो आप पाएंगे वेजिटेरियन की और भी प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम्स कम है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंसी की बात होती है, कुछ और भी चीजों, ग्लूटेन इंट्रोपैथी की बात होती है, लेकिन ये सब इन दिनों है ग्लूटेन इंट्रोपैथी। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड व्हीट आ गया। ये जो हाइब्रिड व्हीट है, जिसको हमने हाई यील्डिंग के लिए पैदा किया, इसके जो क्रोमोसोम के चेंजेस हैं वो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो जो जेनेटिक चेंज करके हमने उस व्हीट को बनाया, वो जो म्यूटेशन कर दिया, उस म्यूटेशन के नाते उसमें जो ग्लूटेन है उसकी इंटॉलरेंसी हो जाती है। हम जब देसी गेहूं खाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता। मैंने कई लोगों को बोला कि आप अपनी देसी गेहूं खाइए, आप वो छोटे बीज वाले गेहूं खाइए और उसकी चपाती खाइए, उसमें ग्लूटेन से नहीं होगा, नहीं होता है। आसपास हमारे एक गाँव है चिलकरंजी है, वहाँ के आसपास बहुत से लोगों की ग्लूटेन इंट्रोपैथी होती है। जब हमने उनके डाइट को चेंज किया सिंपल, और वो लोग फ्री हो गए उस डिजीज से। माय डियर, स्पेसिफिक आप जाइए, कोई भी निदान करिए, स्पेसिफिक निदान करिए, उसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है वो होने ही चाहिए। आप ध्यान रखिए। स्मोकिंग बंद होनी चाहिए, तमाम चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत में थोड़ा सा भेद है। आचार्य चरक ने
सूत्र 17वें अध्याय में और चिकित्सा 26 में हृदय रोग को कहा, और चरक आचार्य चरक ने चरक 26 में सामान्य लक्षण बताए, और आचार्य सुश्रुत ने जो उत्तर तंत्र में हृदय रोग जो बताया गुल्म के बाद 43 में, तो वहां उन्हें सामान्य संप्राप्ति बताई। सामान्य संप्राप्ति आचार्य सुश्रुत ने बताई और सामान्य लक्षण आचार्य चरक ने बताए, और आचार्य चरक ने दोनों निदान बताए, सामान्य निदान भी बताए और सामान्य लक्षण भी बताए और विशेष निदान भी बताए। वातिक पैतृक कफज के विशेष निदान भी बताया उन्होंने, कृमिज के विशेष निदान भी बताया और सामान्य निदान। ये आचार्य चरक की ब्यूटी है कि निदान संप्राप्ति और चिकित्सा के सह संबंधों को अगर आचार्य चरक के अनुसार डील किया जाए तो किसी भी डिजीज को मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। आप देखिए कि पहला लक्षण वैवर्ण है। अब वैवर्ण की जब आप बात करेंगे तो आपके दिमाग में इक्टेरस भी आएगा, पिलर भी आएगा, जेंथोमा भी आएगा, इरिदेमा भी आएगा, ये तमाम चीजें आएंगी। साइनोसिस आएगी, दोनों साइनोसिस आएगी, पेरिफेरल साइनोसिस आएगी, सेंट्रल साइनोसिस आएगी। वैवर्ण के बाद देखिए मूर्छा की बात आती है, तो आपको मालूम आर्थोस्टैटिक सिनकोप की बात आती है, वेगल सिनकोप की बात आती है। एर्दिमिया बेसिक काज है मूर्छा का, सिनकोप का। आयोटिक स्टेनोसिस में देखिए, किसी वेल्वुलर डिजीज में देखिए, तमाम में एर्दिमिया मिलती है, आर्टर फिब्रिलेशन मिलता है, टैकीकार्डिया मिलती हैं, ये सब सिनकोप के काज होंगे। ब्रेडिकार्डिया में भी सिनकोप होगा। तो मूर्छा जो है एक कंडीशन है जो हृदय रोग में मिलता है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में देखिए मूर्छा मिलना है। 3 फीचर बताऊं, चेस्ट पेन, डिस्निया एंड सिनकोप आर द ट्रायड ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस, ट्रायड ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट ज्वर है, रिमेटिक फीवर आप वेल नोन है, एंडोकार्डियाटिस आप वेल नोन है, जहां ज्वर होता है, फीवर होता है। रिलेटिव टेकिकार्डिया के साथ फीवर होना एक्यूट रिमेटिक फीवर का कार्डिनल फीचर है। आपको समझना, आप उसको ऐड करना, थोड़ा इसको और बढ़ा देना। हिक्का, जीआईटी अपसेट होना, हिक्का होता है। श्वास आपको मालूम है कार्डियोस्पाइटिक डिजीज की मेजर इश्यूज है। यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा के नाते, यहाँ पर डिक्रीज कार्डियो आउटपुट के नाते श्वास होता है। बहुत से कार्डियो श्वास के हैं, यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा, यहाँ पर डिक्रीज कार्डियो आउटपुट, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, यहाँ पर डिस्निया, आर्थोपनिया, प्रैक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, 3 हम श्वास में लेंगे, सिर्फ डिस्निया नहीं लेंगे। डिस्निया, देन आर्थोपनिया एंड देन प्रैक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, 3, ये तीनों श्वास में आ जाएगा जिसको आपको डील करना होगा। फिर ऑस्टियोवायरस, किसी भी क्रोनिक इलनेस में ऑस्टियोवायरस मिलेगा, और रुचि मिलेगी, और रोचक मिलेगा, मिलता ही है, तमाम चीजें मिलती हैं, ये एक सामान्य चीजें हैं। लेकिन आजकल एक मैं आपको बताऊं, बिटर टेस्ट के लिए एक रिसेप्टर पाए गए लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि स्टिमुलेट होते हैं। वेंट्रिकल में आप मैं बताऊं आपको एक और रिसेप्टर पाए गए जो स्टिमुलेट होकर वॉमिटिंग करते हैं। इतनी अच्छी स्टडी हो गई है, पहले का इनको मालूम था आचार्य को, लेकिन फिर भी वो सर्दी लिखते हैं, सर्दी उनको देखने को मिला है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी वॉमिटिंग मिलती है। मायोकार्डियल में वॉमिटिंग हो रही है, एलोपैथ के लोग मार्फिन देते हैं, और मार्फिन देने की भी साइड इफेक्ट क्या है, वॉमिटिंग है, तो वहाँ एंटीमेटिक देते हैं। कभी मार्फिन विदाउट एंटीमेटिक नहीं दी जाती है एमआई में। आपको मालूम है पल्मोनरी एडिमा को भी वो कम करता है, रेस्टलेसनेस को भी कम करता है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन तक की बात उससे होती है अलग से। तो कई चीजें आप देखेंगे यहाँ पर है। कफोत्क्लेश होना, क्योंकि जीआईटी अपसेट होगा, थोड़ा जीआईटी अपसेट होता ही है, स्टमक अपसेट होता ही है, थोड़ा रिगर्जिटेशन होता ही है, वोमिटिंग के साथ नाउसिया, तमाम चीजें साथ में मिलती हैं। रुझा होना, अब कितनी जगहों पर रुझा होगी। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अलावा, इस्केमिक हार्ट डिजीज के अलावा देखिए मैट्रियल वार्कोलाइटिस में आपको चेस्ट पेन मिलेगा, एओर्टिक स्टेनोसिस में चेस्ट पेन मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में आपको चेस्ट पेन मिलेगा, मायोकार्डियाइटिस में सिमिलर चेस्ट पेन मिलेगा जो एमआई जैसा मिलेगा। इवन कोरोना में भी मायोकार्डियाइटिस होती है। कोरोना में क्यों मायोकार्डियाइटिस हो रही है, कोरोना में क्यों एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो ये जो है रिसेप्टर पे काम करता है वायरस, उसकी एंट्री एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंडरी रिसेप्टर के थ्रू है, डिमांड बढ़ा दे रहा है, एरिथमिया कर दे रहा है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर रहा है। कोरोना थ्रोम्बस के नाते भी प्रॉब्लम हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जा रही है, एमआई तो हो ही रही है दूसरे से अलग से। तो जो पूरी सिनेरियो है वो आज भी वही है जो हजारों साल पहले आचार्य ने सुनी थी, देखी थी, ये थी। ये सब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है जो हमें समझना है एक एक करके। मैं अब इसको आगे जाऊंगा। ऑस्लर नोट्स की बात होती है, स्प्लिंटर हेमरेज की बात होती है। स्प्लिंटर हेमरेज जो कार्डिनल फीचर्स है,
इंडोकार्डियाइटिस की, ये तमाम चीजें आपको पढ़नी है। हमने सुना ये बहुत अच्छी संप्राप्ति है आचार्य सरस्वती की। आपको मालूम है दुषित्वा रसम दोषा विगुणा हृदयम गता कुर्वन्ति हृदय बाधाम हृदरोगम तम 43। कितनी क्लियर बात हो रही है। दोष है, कोई दोष है, हृदय में जा रहे हैं, रस को दूषित कर रहे हैं, हृदय में बाधा कर रहे हैं। तो बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस ऑफ द हार्ट में लीड टू कार्डियक, हैरिसन यही कहते हैं। सिंपल बात है, हार्ट फेल्योर का रीजन ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस, जैसे स्टेनोसिस हो गई, रिगर्जिटेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट हो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गई स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डायस्टोलिक फेल्योर हो गया, सिस्टोलिक फेल्योर हो गया, फंक्शनल चेंज हो गया, प्री लोड बढ़ गया, आफ्टर लोड बढ़ गया, फंक्शनल चेंज हो गया। तो यही इसी के बीच में हम हैं, मतलब हृदय बाधाम कुर्वन्ति, हृदय के कर्मों का बाधा। हृदय का काम क्या है? रक्त देना। हृदय का काम क्या है? रक्त लेना देना, लेना देना, और लेने देने के बीच में उसकी गति होती। बस तीन ही चीज को समझना है। गति बदल गई, हृदय रोग हो गया, लेना कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी हो उससे हो गया। प्री लोड की बात हो गई, आगे आफ्टर लोड की बात हो गई, इन बिटवीन कंटिन्यूटी ऑफ मायोकार्डियम की बात हो गई। यही सब चीजों को आपको समझना है 2 लाइन के श्लोक में। डलन, अच्छा डलन भी बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन काज है धमनी प्रकृति है एथेरोस्क्लेरोसिस। सामवेद की बात होगी, मेद के साथ आम, आम के साथ कफ पित्त का अनुबंध होने पर एक धमनी प्रकृति होता है। सिर्फ कफ को मत लेके चलिए, मेद विधान बहुत क्लियर है आचार्य, बिना आम के उपलेपन नहीं होगा। जब आम है तो उपलेपन हो रहा है, इस उपलेपन के बाद ही क्या होता है? धमनी प्रतिचय हो रहा है। क्या ध्यान रखेंगे? कभी भी एक आप बताइए, आपने कभी ध्यान दिया कि बाइफर्केशन साइट पर ही क्यों धमनी प्रतिचय होता है? क्योंकि वहां रियोलॉजिकल फोर्स काम करती है, वहां टीयर्स के चांसेस बने रहते हैं, और जहां भी टीयर्स होगा वहां व्यान बात आकर, जहां भी रियोलॉजिकल फोर्स बढ़ेगा वहां व्यान बात आ रहा है। इसलिए मेद, व्यान और स्रोतस की बात करनी है आपको। बाइफर्केशन जहां भी है वो साइट ही प्रोन है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, थ्रम्बस बनने के लिए। वो चाहे कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन हो, वो चाहे इलियक आर्टरी का हो, चाहे कहीं भी हो। इवन आप देखिए कोरोनरी आर्टरी में भी जहां जहां बाइफर्केशन हो रहा है, जहां जहां एक अलग वेसल बन रही है, वो साइड पे आप देखेंगे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस होते हैं। आपको पढ़ना होगा मेद को, आपको समझना होगा व्यान बात को, आपको समझना होगा प्रोलिफरेशन को, ग्रोथ फैक्टर्स को, प्रो कोगुलेंट फैक्टर्स को, प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को। प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर पित्त की तरफ जाएंगे, प्रो कोगुलेंट फैक्टर कफ की तरफ जाएंगे, ग्रोथ फैक्टर्स कफ की तरफ जाएंगे, मांस भाव की तरफ जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मेद की तरफ जाएंगे, विथ आर्म होंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेद की तरफ जाएगा। ये तमाम चीजों को जब एक साथ आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि धमनी प्रत्यय में चारों तत्व भाग ले रहे हैं, कफ पित्त के साथ और मांसों में। ये बहुत ही क्लियर आचार्य सूत्र स्थान 17 में अंतःसृष्टि अध्याय में जब वो मधुमेह की संप्राप्ति बताते हैं, वहां पर वो आवरण बताते हैं कफ पित्त मांस में से वात का बस्ती में, और बस्ती में फिर वात बढ़कर के ओज को लाता है। वही प्रक्रिया होती है यहाँ पर भी, थोड़ी अलग होती है, उसमें आम भी मिल जाता है, और ये धमनी लेवल पर होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, कभी भी डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस होना चाहिए, संतर्पण होना ही चाहिए। ड्यू संतर्पण हृदय को चाहिए, इसलिए तर्प्यत शब्द आया हृदय के लिए। हृदय के लिए हृदयम तर्प्यत इति, मतलब हृदय को तर्पण चाहिए, हृदय को ड्यू अमाउंट जो है वो एनर्जी चाहिए। याद ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम हुई, डिस्पैरिटी हुई। सप्लाई कम हुई, डिमांड नॉर्मल है तो भी डिस्पैरिटी हुई। कभी भी किसी भी कारण से डिस्पैरिटी हुई, संतर्पण नहीं हृदय का, अवतर्पण है, इस्कीमिया है, वातिक हृदय रोग होगा, कार्डियोमायोपैथी होगी, इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी होगी। अब ध्यान रखिए, अब इससे क्या कार्य करना होगा? वहां इस्कीमिया को रिमूव करना होगा, संतर्पण। इसलिए आप वैसोडायलेटर देते हैं। नाइट्रेट पहला ड्रग है आपका, बीटा ब्लॉकर पहला ड्रग है, क्योंकि डिमांड को कम करता है। नाइट्रेट सप्लाई को बढ़ाता है, और वहां पर वही आयुर्वेद ने पुष्कर मूल देते हैं, अर्जुन देते हैं। पुष्कर मूल जहां सप्लाई को बढ़ाएगा वहीं पर अर्जुन जो है डिमांड को कम करेगा। एक कॉम्बिनेशन बनता है। अमृता अमल की जो है डिमांड को कम करेंगे, तो कंटिन्यूटी स्ट्रेंथ को ठीक रखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आचार्यों ने दिया।
वहां पुनर्नमा भी दिया, पुष्कर मूल्य भी दिया, आसना भी दिया और अमृता अमल की भी दिया। आप सोचिए, कॉम्बिनेशन देखेंगे जब हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, ग्रथित रक्त की बात होगी। चरक चिकित्सा 4 में ग्रथित रक्त की बात हुई। सौद्रम ग्रथिते रक्ते लिहात पारावतम सकृत। तो आगे कफानुबंधे रक्ते सपित्ते के साथ ग्रथित रोग। तो जब रक्त में कफानुबंध होगा तभी, रक्त पित्त में जब कफानुबंध होगा तभी ग्रथित रक्त होगा, थ्रोम्बोसिस में। उसकी एक थ्योरी आपको बनाई गई जो मैंने बनाया है यहाँ पर। तो उसमें जो ग्रथित रक्त में कफ का अनुबंध है, मतलब पार्थिवांश की वृद्धि हो रही है। आपको मालूम है कि पार्थिवांश में और जलीयांश का बैलेंस रखना होगा। जब भी पार्थिवांश बढ़ेगा रक्त में, निश्चित रूप से वो क्या करेगा, रुकेगा, वो रुकेगा। और जब वो रुकेगा तो वो है स्त्यानियत करेगा, घनीभूत करेगा और वहीं पर रक्त क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। ये प्रिंसिपल आयुर्वेद में बहुत सी बातें उसकी होती है, लेकिन आयुर्वेद में स्त्यानियत को ही लेके चल रहा है। और इसके लिए आचार्य चरक ने बहुत अच्छा कहा आगे, कटु के लिए कहा कि सोण संघात भिन्न थी। अब कफ के अनुबंध से संघात बन रहा है तो पहला ड्रग क्या होगा, कटु होगा। आपको मालूम है कटु जो है वो कफहर है, कफग्न है। देखिए कितनी अच्छी बात होती है। कफ से ग्रथित रक्त तो क्षार का प्रयोग कहा उन्होंने, युक्त्यायुक्त है। कमल नाल का यूज कहा, उत्पल नाल कहा आचार्य चरक ने। रक्तपित्त में आप सोचिए, रक्तपित्त की बात है लेकिन उसमें ग्रथित रक्त की बात है, ग्रथित रक्त में उत्पल नाल क्षार की बात है, युक्ति पूर्वक देने की बात है। और मधु और घृत के साथ, अकेले नहीं है, मधु और घृत के साथ है। मतलब उनको भी डर है कि आपने क्षार दिया तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि क्षार से ब्लीडिंग बढ़ती है। उस समय भी वो भयभीत थे, आज भी आप भयभीत हैं। जब हिपैरिन देते हैं तो INR करते हैं, प्रोथामिन टाइम करते हैं। उन दिनों युक्ति पूर्वक देने की बात होती है, अल्प डोज। और कौन सा क्षार देना है वो भी बताएं। वहां यौ क्षार नहीं है, पामाक क्षार नहीं है। वहां है क्या, उत्पल नाल, कमल, असन, प्रियंगु, ऐसे क्षार है जो सौम्य है। नेक्स्ट, तो अप्रोच के साथ ही आपको चलना। देखिए थ्रोम्बोसिस हो रही है, ग्रथित रक्त हो रहा है, अपतर्पण हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है, वातहृदय रोग हो रहा है। अब एक बात हम लोग कहेंगे, इतनी बातें होंगी तो हम वातहृदय रोग में क्या क्या लें। जितने भी रिदमिक डिसऑर्डर्स हैं, एर्दमिया हैं, वो उधर आएंगी आपकी। आप देख लीजिए, दर की बात कही आराधना ने, आयामिते की बात की, सूल की बात की, छिद्दिमिते की बात की, सुचिवीर्यों की बात की, वेरियस टाइप के पेन परसेप्शन की बात हुई है। दर का मतलब दरिका की बात हुई, ध्रुतत्व की बात हुई, हार्ट के सिंकिंग की बात हुई। होगी क्या, जितने भी एर्दमिया है वो सब आएंगे टेकेर्दमिया। उधर साइनस टैकिकार्डिया हो, आर्टियल फिब्रिलेशन हो, फ्लटर हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टैकिकार्डिया हो, टैकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया सिंड्रोम हो, एक तमाम चीजें, कंडक्शन ब्लॉक हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक हो, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल, तमाम चीजें आपकी एक दृष्टिकोण से वातहृदय रोग में आएंगी। नेक्स्ट, तो कई चीजें बताई गई। हृदय स्तंभ से भी ब्रेडिकार्डिया की बात होगी, साइनस ब्रेडिकार्डिया, सिक साइनस सिंड्रोम, मेजर इश्यूज हैं ब्रेडिकार्डिया के। अब इसी में आ जाएगा वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम भी, WPW, क्योंकि वहां पर कंडक्शन फास्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा कंडक्शन है वहां। एक्स्ट्रा कंडक्शन कौन दे रहा है, वात ही देगा। कहीं भी गति की बात होगी और व्याहत या व्याहत गति की बात होगी, वात ही है वहां। तो एक्स्ट्रा कंडक्शन हो रहा है, एडिशनल कंडक्शन होने के नाते PR सेगमेंट जो छोटा हो जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स में जो है Q जो है R जो पहले आ जाती है, डेल्टा वेव बन जाती है, इसे प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये भी बात सही है। अब उसको बात की आपको चिकित्सा करनी होगी, आपको समझना होगा। वहां पर जब वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम होगा, आप थोड़ी भेज देंगे नहीं आप एलोपैथ में जाओ, नहीं, हमें ही करना है, हमें समझना है उसको, और समझ के हमें उसको अपना ड्रग देना है। तो फेंटिंग बहुत कॉमन है, मूर्छा बहुत ही कॉमन फीचर्स है वातहृदय रोग में। कभी भी देखिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कई बार पेशेंट मूर्छा निसंन्यास लेकर के आता है, कॉन्शियस, डीप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेकर के भी आता है। कई बार चेस्ट पेन होता है नहीं MI में, पेशेंट में सीवियर डिस्निया, फटिगेबिलिटी, डायफोरेसिस होती है, बहुत से स्वेटिंग हो जाती है। तमाम पेशेंट मतलब वीक फील करता, फटिग फील करता है और सडनली कोलैप्स हो जाता है। तो दोनों तरह के पेशेंट मिलेंगे आपको, चेस्ट पेन वाले भी, बिना वो चेस्ट पेन के। अब आपका जो क्लिनिकल सेंस है वो आपको हेल्प करेगा कैसे डायग्नोसिस होगी। हेडसुल की बात आचार्य सुश्रुत ने ठीक पहले कई हृदय रोग के 43 के पहले, गुल में 42 है, यहाँ पर बाय मिस्टेक 41 हुआ है, 42 नंबर के अध्याय में आप जाने के वहां है क्या, कफ और पित्त जो है वो वात की गति को वो रोक रहा है, और वो जब रोक रहा है तो वो रस में जाकर के मूर्छित होकर के सुलकर, वही हो रहा है आज भी। देख लीजिए, जब तक वात का अवरोध नहीं होगा कोरोनरी सिस्टम में, तब तक एंजाइना नहीं होगा।
मतलब सप्लाई रिडक्शन। और सप्लाई रिडक्शन का मतलब अवरोध है, आवरण है। किसका आवरण है? कफ और पित्त का। किसका आवरण है? किसके द्वारा आवरण है? कफ और पित्त का। किसका है? वात का। वात का काम क्या है? सप्लाई करना। व्यान रस धातु विक्षेप उचित सबत रस। व्यान ही तो देगा रस धातु को, और वो व्यान अब जब आवृत हो गया, वो अब रस धातु उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए। यही तो हो गया, सप्लाई कम हो गई डिमांड के अनुसार, और क्या हो गया? वही तो आचार्य कह रहे हैं। उनका तरीका अलग था, आज का तरीका अलग, लेकिन एट द एंड एक ही बात है, अवरोध होना, और वात के कर्मों की हानि होना, और उसके द्वारा रस विक्षेपण की कमी होना, और उसके नाते हिस्सों होना। सिंपल। आयुर्वेदिक अप्रोच में आप जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करेंगे, तो पहली चीज तो आपके आहार की लेनी होगी। अब आहार के लिए क्या खिलाना है, ये अग्निबल आप इच्छा होगा, ये बात इंडिविजुअल होगा कि अग्निबल है उसके अनुसार जो है। इवन लघु आहार के लिए लोग कहते हैं, लेकिन लघु आहार के लिए भी अग्नि की थोड़ी सी जरूरत तो है, वो भी आपको ध्यान देना है। और प्रकृति भी आपको देखना है, कफ प्रकृति का व्यक्ति के लिए आहार क्या होगा, पित्त प्रकृति के लिए क्या होगा, वात प्रकृति के लिए क्या होगा, द्वंद्वज के लिए क्या होगा। आपको ये चीजों को ध्यान रख करके ही करना होगा। क्या जो आहार लिया जा रहा है वो एक काल में उसका जरण हो रहा है क्या? बहुत बार काल भोजन की बात कही आचार्य, काल भोजन होना चाहिए, 2 बार भोजन होना चाहिए। अभी डायबिटीज के पर्सन को तो 3 से 4 बार खाना दिया जा रहा है आदमी परिवेश में। आपका एक दीक्षित पैटर्न चल रहा है कि 2 बार खाना देना है काल भोजन। लेकिन वो जो 2 बार खाने की बात है वो बहुत पहले आचार्य ने कही, काल भोजन की बात हुई है। एक आसन भोजन की भी बात आचार्य ने कही, फिर उसमें प्राणी का एक आसन भोजन नहीं, वो दोबारा तभी भोजन करिए जब वो पच चुका है, और दूसरा भोजन करने के बाद निद्रा अच्छी आए, पाचन अच्छा हो, सुखकर हो, तो आहार लिया जाएगा। कोई भी आहार लेने का मतलब कि वो सुखकर हो। सुखकर कब होगा? जब निद्रा आ रही है। निद्रा भी असापेक्ष है वहां पर। तो आहार की भी जो अष्ट भाव हैं, विधि विशेष आयतन है, आहार परिणामकर भाव है, सभी को आपको सोचते हुए आहार का एक नियोजन करना होगा। आहार का कितनी मात्रा देनी है ये भी आपको तय करना होगा। आप खाली कैलोरी के चक्कर में मत पड़िए, कैलोरी जरूरी है, लेकिन कैलोरी के अलावा कौन सा आहार दिया जा रहा है, उसमें मुद्ग कितना है, तूर कितना है, गेहूं कितना है, चावल कितना है, हरी सब्जियां कितनी है, फ्रूट्स क्या है, सब आपको ध्यान देना है। षड्रसात्मक आहार की बात करनी है। थोड़ा अम्ल भी चाहिए मातुलों के थ्रू, और मात्रावती आसन करना है आपको, जो कि बल बल को ओज को बढ़ाने वाला है। कभी भी आप ध्यान रखिए, गुरु आहार, स्निग्ध आहार, अभिसंधि आहार, संतर्पणोत आहार, अतिमध्य सेवन अच्छा नहीं है। उसके अलावा अपोजिट चाहिए, अपतर्पण आहार भी अच्छा नहीं है। दोनों तरह के रोगियों में पेशेंट मिलते हैं, एस्थेनिक ग्रुप में भी, ओबेज में भी। एस्थेनिक में भी हार्ट डिजीज मिली, व्याधिक हृदय रोग मिला। क्यों? क्योंकि वो शुष्क शाक वगैरह ले रहे हैं, फोलिक एसिड नहीं है, विटामिन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो उनमें नहीं है। तो फिर लेना क्या है? बहुत क्लियर है अच्छा 27 में सूत्र स्थान में क्या हितकर आहार है, क्या हितकर आहार है, सभी को बहुत ही क्लियर कर रहे हैं। सर मैं 5 मिनट बात करूंगा, एक लेक्चर चल रहा है मेरा, लेक्चर खत्म होने पर मैं बात करता हूँ। ओके, नमस्ते। तो आहार, आचार और चेष्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने है। आचार्य सूत्र 7 में बहुत अच्छी तरह से इसकी बात की गई। मैंने आचार्य को कहीं एकांतिक पक्ष को लेकर देखा ही नहीं। ये सब बातें हुई तो फिर निद्रा की भी बात आती है, प्राकृत निद्रा की बात आती है। त्रिउपिष्टम आप जानते हैं, जिसकी आपको चर्चा करनी होगी नेक्स्ट। विरुद्ध आहार नहीं लेना है, विरुद्ध विहार नहीं करना है। व्यायाम एक उचित मात्रा में जरूरी है, जो उस व्यक्ति के लिए उसके लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ही होगी। अति व्यायाम अति व्यवहार भी ठीक नहीं है। स्मोकिंग अवॉइड करनी ही पड़ेगी, बंद करनी ही पड़ेगी। क्या देना है आपको कुछ देखिए, हमने ड्रग के नाम लिखे हैं, आप पढ़िएगा माय डियर। सभी में एलोपैथिक दृष्टिकोण से आप जब पाएंगे, जो हमने पहले लिखा संहिताओं में आज वही प्रूव हो रहा है। मूंग से क्या होने वाला है, यौ से क्या होने वाला है। जो पहले गरीबों का खाना होता था आज वो अमीरों का खाना हो गया है। आप ध्यान रखिएगा।
तो इशू ये था कि तब संतर्पण और अवतर्पण को बेसिक लेकर के चलने की बात थी। आज एक ही बात हो रही है, संतर्पण की खाली बात होगी। तो जब संतर्पण हो गया तो वो अवतर्पण की बात होगी। ये हम एकांतिक जा रहे हैं माय डियर, ये कहीं तो गलत हो रहा है। नियोजन तो करना पड़ेगा, षड्रसात्मक नियोजन करना होगा। मरीच देखिए, पटोल देखिए, हमारे खाने में मरीच है हर दिन है, अदरक हर दिन है, फिर भी हम क्यों हार्ट डिजीज ले रहे हैं? हाँ, इसके साथ हमारा हैवी दही भी है, बटर मिल्क भी हम बाद में ले लेते हैं, और घी भी दाब के खाते हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी। मैं पिछले दिनों हम लोग गए थे पंजाब में, ऐसे घूम रहे थे, कहीं काम था, ढाबा पर रुके, वो यार घी वाला पराठा देके इतनी लालच लगी, 58-59 साल की एज में भी मैं 4 पराठे खा गया आलू वाले, फिर दही भी साथ में, फिर अचार भी। सोचिए कितनी कैलोरी हो गई। वो शायद एक ही पराठे की 500 कैलोरी होगी, 2000 से ज्यादा कैलोरी हमने ले ली। इतना टेस्टी था वो, लेना खाने का मन करता चला। यही बात है, इसी को रोकना है। इसलिए आचार्यों ने आपको देखिए आज से आज की बात कही, आज से स्वप्न सुख की बात कही, नेक्स्ट करविल क्या कहे नेक्स्ट, ये सब चीजें आप देख लीजिए। इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है कुष्मांड वगैरह का। हम मेडिसिन में क्या देंगे नेक्स्ट, हम क्या क्या फैक्टर्स देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि मेथ पर कौन सा ड्रग काम कर रहा है, मेथ के साथ आम है कौन सा काम कर रहा है, मरीच है, चित्रक है, दारू। देखिए लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। पंचकुल का आचार्य चरक ने बहुत सा यूज किया वातिक हृदरोग में, यही कॉन्सेप्ट है। पंचकुल का यूज करना, त्रिकटु का यूज करना, अलग से पिपली का यूज करना, अलग से शुंठी का यूज करना, अलग से क्षार का यूज करना, अलग से थोड़ा लवण का यूज करना। तमाम प्रोसेस को आपको समझना होगा कि हाँ क्या देना है। रथित रक्त पर देखिए, जब थ्रोम्बोस की बात हो रही है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात हो रही है, एमआई में थ्रोम्बोसिस की जब बात है तो हमें ड्रग देखना होगा, है ड्रग इफेक्टिव है। कमलचार है, दर्भ है। दर्भ को आचार्य ने सिद्धि स्थान में कहा 6वें अध्याय में, जीवादान के समय, दर्भमृतम रक्तम बस्तिम प्रपादित। रक्त बस्ती जब देंगे तो रक्त को दर्भ में मिला के देना है। रक्त बस्ती मतलब एंटी कागुलेंट प्रॉपर्टी है उसमें। यह त्रिपंचमूल वाला दर्भ है, कुश का से दर्भ। कई बार कुश और दर्भ मैंने देखा, मैं एक बार उदयपुर से मंगाया था, खुद गया था, वहां पर दर्भ मिलता है, वहां पर कुश भी मिलती है, दोनों प्रजातियां मिलती हैं और दोनों प्रजातियों में सेम गुण है, सेम इफेक्ट है। अब कुछ ड्रग जो है वो रसवा रक्तवा स्रोतस पे काम करेंगे, उसकी एक लंबी लिस्ट है आपके पास। आमला की अमृता जैसे ड्रग है वो आपको देखने होंगे। प्रावा स्रोतस पे काम करने वाले ड्रग जो है वासा, अमृता, पुष्करमूल, सटी, ये आपको देखना होगा, कुष्ठ आदि देखने होंगे जो काम करते हैं। वात दोष पे काम करने वाले ड्रग काम करेंगे, यहाँ पर सालपर्णी भी होगी, चतुष्पर्णी भी होगी। हृदयगत बात में अंशुमति 100 पैसा का आचार्य चरक में, अंशुमति सालपर्णी का यूज। सालपर्णी का नाम गुहा है। गुहा का मैं बार बार बात करता हूँ, गुहा का मतलब टनल है, टनल को तोड़ना, बनाना, पत्थर को तोड़ के टनल बनाना। पत्थर को तोड़ के टनल बनाने की कैपेसिटी गुहा में है, तो इसका काम एथेरोस्क्लेरोसिस में भी है, स्टेनोसिस में भी है। नेक्स्ट रिजल्ट है मेद्य द्रव्य, रामेश पुष्पी आदि। आगे बात त्रिस्वर्णादि घृत देखिएगा, चरक चिकित्सा 26 में सभी मेद्य द्रव्य हैं, जीवनी द्रव्य हैं। वहां पर दोनों तरह के त्रिफला बताए गए। दोनों तरह के त्रिफला मतलब अमल की, हरित की, विविधक, द्राक्षा, परुषक, गंबारी, इच्छा हो। इसके अलावा जीवनी द्रव्य स्टिमधु वगैरह भी है। तो अमेद्य भी है, बल्ले भी है, वातग्नि भी है, तर्पक भी है, अनुलोमक भी है। सबसे बेस्ट घृत जो है, जो मुझे लगा, काश रोगाधिकार में त्रिस्वर्णादि घृत और चरक चिकित्सा 26 में त्रिस्वर्णादि घृत। यहाँ पर ये ड्रग हलीमक में भी यूज किया जा रहा है, कामला में, वातिक हृदय रोग के अलावा। नेक्स्ट कुछ ड्रग मूत्रल होंगे क्योंकि कंजेशन कम करना है, परमेडियमा है, कंजेशन कम करना है, हाइपोवॉल्यूमिया कम करनी है, उन्ननमा जैसे हो। नेक्स्ट कुछ ड्रग जो है हृदय है, डायरेक्ट कहे गए हृदय है। मैं एक एग्जाम्पल आपको शतावरी का दूंगा। देखिए शतावरी मेद्य है, बल्य है, हृदय है, मूत्रल है और अग्नि प्रदीपक है। इतना काम है शतावरी, अकेले इतना काम करता है। मेद्य, बल्य, हृदय, मूत्रल, अग्नि संदीपक, देखिए इतना काम करता है अकेले। एक ड्रग को लीजिए, एक लिस्ट बनाइए वो क्या क्या काम करता है, उसको यूज करिए। ये सब चीजें आचार्यों ने यूज की है अच्छी तरह से। फिर कल्प है, प्रभाकर बैठी है, बहुत से कल्प हैं आज अवेलेबल है, रसौधियां हैं।
देखिए आचार्य चरक के 26 में जो वातिक पैतिक कफज के लिए द्रव्यों का कॉम्बिनेशन बनाया गया वो तो अप्रतिम है, इनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, तो शोधन कर्म लिमिटेड अप्रोच है, थोड़ा सा रिजल्ट है अपना बस्ती से। बमन तो आपको मालूम है कंट्राइंडिकेटेड है रोग में, एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेट मैं मानता हूं, वेरी रेयर यूज कर सकते हैं बमन, ओनली इन कफज रोग, वो भी तब जब हार्ट जो है कंप्रोमाइज नहीं है। अगर हार्ट कंप्रोमाइज हो चुका है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, लोड आने के चांसेस हैं, फिर अवॉइड द बमन, अवॉइड द वेरिएशन से भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पोटेशियम कम होगा, सोडियम कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर हार्ट पर इफेक्ट आएगा ही। बस्ती भी शोधन बस्ती की जगह पर अपना बस्ती बेटर है, हृदय बस्ती अच्छी बात है, अपनी लिमिटेशंस हैं, इस बात को आपको समझना है। नेक्स्ट है, निश्चित रूप से अपना मैं कई बार वातिक रोग में रोगियों को दशमूलादि तैल से या धन्वंतर तैल से हृदय बस्ती करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उनके, दशमूलादि वगैरह के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप पुनर्नवा वो जो योग है पुनर्नवाष्टक करके आचार्य चरक का 26 में वातिक हृदय वगैरह उसका आपने तो तेल भी बनाने का, वो तेल आपने बनाया और उसकी हृदय बस्ती दी तो सबसे अच्छे रिजल्ट हैं उसमें। शिरोधारा का अपना रोल है। ये थोड़ी सी संक्षिप्त बातें मैंने आपके लिए की हैं जो कि शायद आपके लिए यूजफुल हैं, और ठीक है ना। आगे अब आपके क्वेश्चंस, मैं माइक दूंगा अब पूजा जी को। डॉक्टर पूजा प्लीज कम। सर पहला सवाल लेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ रुद्र बस्ती स्पेशली इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो रुद्र बस्ती का क्या मोड ऑफ एक्शन है ये जानना चाहेंगे हम। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? पूजा जी सर। Please come forward and if you have the question in your box, please ask. Any doubt? आपको मेरा सवाल सुनाई दिया सर? मोड ऑफ एक्शन Yes, ऑफ please. मोड ऑफ एक्शन ऑफ रुद्र बस्ती इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो Definitely. जब हम कॉन्टिलिटी या मायोकार्डियम की बात करेंगे तो हम स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात करेंगे। स्ट्रेंथ आप कॉन्टिलिटी या मायोकार्डियम है बढ़ाना, तो उसके लिए पहले तर्पण करना, और तर्पण के लिए पहली चीज स्नेहन होती है। अब स्नेहन में क्या देना है ये तय करना है। मैंने कहा ना पुनर्नवा की तेल का जब यूज कर रहे हैं जिसमें पुनर्नवा है, रास्तना है, हर्थ की है, अमल की है, ये जो पुनर्नवाष्टक है आचार्य चरक का, अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तेल के रूप में तो वहां पर वैसोडायलेटर भी है। वो ऐसा तेल है जो कि सीधे एब्जॉर्ब होकर के जाएगा कोरोनरी सर्कुलेशन में और कोरोनरी सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और हार्ट में मायोकार्डियम की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा जब वहां पर परफ्यूजन बढ़ेगा। तो इशू क्या है, हृदय बस्ती से परफ्यूजन को बढ़ाने का काम करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करना, कार्डियक के मायोकार्डियम की कॉन्टिलिटी को बेटर करना, लेकिन डिमांड को न बढ़ते हुए सप्लाई को बढ़ाते हुए। इसलिए वहां पर पुनर्नवा जैसे ही हो गया, पुष्करमूल जैसे ही हो गया, हरतकी जैसे हो गए। ये ऐसे द्रव्य हैं जो वैसोडायलेटर भी है। पुष्करमूल वैसोडायलेटर, रसना वैसोडायलेटर। देखिए कंटेंट, देखिए उस कंटेंट को समझते हुए जब हम तेल बना रहे हैं और उरा बस्ती या हृदय बस्ती कर रहे हैं तो तर्पण भी होगा और तर्पण के साथ सप्लाई भी होगी और डिमांड भी कम होगा, क्योंकि वहां मृता अमल की है तो जो मायोकार्डियम पर लोड है वो कम होगा, अनलोडिंग होगी, और जब अनलोडिंग होगी तो मायोकार्डियम का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन बेटर हो जाएगा। यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम समझते हैं और पढ़ा भी है, अर्जुन जो क्वाथ है वो हार्ट डिजीज में यूजफुल है, तो हम इसमें क्या समझे कि अर्जुन क्वाथ कैसे वर्क करता है हार्ट डिजीज? असल में क्या है कि एलोपैथिक तरीके से तो अर्जुन को उन्होंने एंटी हिस्टामिक देखा और प्रोस्टाग्लैंडिन पे भी देखा, लेकिन आचार्य चरक ने अर्जुन को कभी अकेले नहीं दिया है। एक ही जगह कफज रोग में जब अर्जुन यूज करते हैं पंचबलकल वगैरह के साथ तो त्रिवृत और त्रिकटु के साथ देते हैं। अर्जुन कषाय है और कषाय जो है हृदय पीड़ित कहा गया है, हृदय पीड़ित। तो कोई भी कषाय रस को देने के समय ये सोचना है कि हृदय का पीड़न कर सकता है। चूंकि हृदय का पीड़न न करे इसलिए उसमें त्रिकटु मिलाना है। चूंकि कषाय रस की ज्यादा देने से मला स्तंभ हो सकता है, अर्श जैसी व्याधियां हो सकती हैं। अगर अर्जुन क्वाथ ज्यादा दिया गया तो उसमें त्रिवृत दिया जाए। तो जब भी अर्जुन क्वाथ दिया जाए तो ये त्रिकटु और त्रिवृत के साथ दिया जाए।
अर्जुन क्षीरपाक भी दिया जाए तो उसमें त्रिकटु मिलाया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है आचार्य चरक का, उसको लेके चले। कषायम हृदयम पीड़यति, ये आपको समझना है। इसलिए कषाय रस का उपयोग करना जरूरी है। तो वहां क्यों, अभी जो हमारी बात हुई, आपने पूछा था इंजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाना है, तो वहां पर आपको देना है अर्जुन, सिर्फ अर्जुन नहीं देना, वहां पंचबल्क का भी यूज करना है। कफ पे कार्यकारी द्रव्यों को काम करना है, वहां आपको साल्पड़ी भी देना है। तो किसके साथ देना है, त्रिकटु के साथ देना है। किसके साथ देना है, त्रिवृत के साथ देना है, जिससे उसका जो साइड इफेक्ट वो ना, ये आपको समझना है लॉन्ग टर्म। इसलिए बहुत से रोगी जो लगातार क्वाथ लेते रहते हैं अर्जुन, कि वो बाल पे आते हैं, संबलास्तंभ हो रहा है, अर्श हो गया है। रीजन क्या था कि सालों साल अर्जुन छाल पी रहे हैं। इन चीजों को भी सोचना होगा डॉक्टर पूजा। राइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुमित जानना चाहते हैं, कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइट इन हाइपरटेंशन कंट्रोल? तो डेफिनेटली बहुत अच्छी डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, DASH आया। इन लोगों ने तमाम हाइपरटेंसिव पेशेंट में स्टडी की तो पाया कि डाइट मेजर इशू, डेयरी प्रोडक्ट मेजर इश्यूज हैं जो आपको नहीं लेने हैं। लेना क्या है, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, ऐसी डाइट लेनी है जिसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो, सैचुरेटेड ना हो या बहुत कम हो। जो 35% आप टोटल कैलोरी का आप फैट लेते हैं, उसमें मेन कंटेंट मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड, सोयाबीन जैसी चीजें हो, सनफ्लावर जैसी चीजें हो। और अति से का जो तेल है सबसे अच्छा है, मैं बताऊं हृदय के लिए। आपके पास षड रसात्मक आहार होना चाहिए, गेहूं, यौ, ये तमाम चीजें, चना, मूंग, मसूर की जो भी दालें हैं, मूंग और मसूर की दाल बेटर है और दालों से, ये आपको देखना होगा आहार में। तो आपकी चपाती, आपका दाल, थोड़ा भात, हरी सब्जियां, सलाद, ये जो हमारी थाली थी, ये सबसे अच्छी थाली थी। मुझे याद है अपना बचपन, आजोबा के, अपने ग्रैंडफादर के साथ हमें साल में लगातार एक चटनी मिलती थी। आंवले की सीजन में आंवले की चटनी मिलती थी, पुदीना के समय में पुदीना की चटनी बनती थी, टमाटर की चटनी बनती थी, लहसुन की चटनी बनती थी, तमाम चटनियां मिलती थी। जो मैं आज फील करता हूं जब अमलकी की चटनी की बात याद आती है, हमें शुरू से बचपन से एंटीऑक्सीडेंट मेरे ग्रैंडफादर ने दिया। ग्रैंडफादर कभी उनको डायबिटीज नहीं थी, उनको हाइपरटेंशन नहीं था। मैं भी 60 साल का एज का हूँ, नेचुरल फूड पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मुझे डायबिटीज हाइपरटेंशन में कोई गोली नहीं खाता। तो आहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। षड रसात्मक आहार में आपको गुरु, अभिसेंदी, मधुर आहारों का अल्प सेवन करना होगा। कटु आदि आहारों का भी सम्यक आहार पे करना होगा, ज्यादा ही करना होगा। कार्यवलक का यूज करना होगा, बहुत ज्यादा कार्यवलक भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मेथी, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेथी खा लेते हैं। हर चीज को बैलेंस देना है, उससे अलग साइड इफेक्ट हो रहे हैं। राइट पूजा। थैंक यू सर। डॉक्टर मुकेश का सवाल है, उच्च रक्तचाप को क्या हम हृदरोग में ले सकते हैं, और अगर हृदरोग माना जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? राइट, ये बहुत मूल प्रश्न है, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। अगर हम लोग हाइपरटेंशन को देखें तो ये बात आती है कि जो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है ज्यादा, क्योंकि जो ब्लड का फोर्स है वो आर्टरी में ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब हमने ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन देखा तो कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और जब कार्डियक आउटपुट की बात कही तो उसमें वेनस रेट आया, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की तो वेनस रिटर्न आया, और जब वेनस रिटर्न की बात की तो हमारे पास प्रीलोड की बात आई, और जब प्रीलोड की बात आई तो हमारे पास वेनस कैपेसिटेंस की बात आई, फिर हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम की बात आई। तो फ्लूइड वॉल्यूम रस से लेकर के हृदय, हृदय से लेकर धमनी और व्यान, इन सभी को लेकर चलना होगा। माय डियर, अगर वैसोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो गया और एड्रेनलिन का ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो भी होगा हाइपरटेंशन। तो ये तो वैसोमोटर सेंटर का भी रोल आ गया, हृदय का क्यों, ब्रेन का भी रोल आ गया। स्ट्रेस में देखिए, सिंपैथेटिक ओवरफ्लो को देखिए, तो ये सिंपली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। कार्डियो डिजीज सिर्फ नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर है। इस पर हार्ट का भी रोल है, वेसल का भी रोल है, वैसोमोटर सेंटर का भी रोल है माय डियर। इन फ्यूचर आप देखें किडनी का भी रोल है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू। आपने पढ़ा है दो रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर का रोल है, आर्टेरियल टोन का रोल है। आर्टेरियल टोन में आपने देखा वैसोकंस्ट्रिक्टर फैक्टर्स हैं, एंडोथिलीन और वैसोडायलेटर फैक्टर्स हैं, नाइट्रेट, दोनों का बैलेंस जरूरी है। स्मोकर इस बैलेंस को तोड़ देता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाइपरथायराइडिज्म
कुशिंग सिंड्रोम में भी है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जब बात हो रही है, रेनाल्ड स्टेनोसिस में भी है, लेकिन यहां पर भी देखिए एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस में भी हाइपरटेंशन है, और एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन के 2/3 पेशेंट में हाइपरटेंशन विद टैकिकार्डिया है। इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कुछ 40-50% पेशेंट में या 25% पेशेंट से ज्यादा पेशेंट में हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया है। तो हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया यहाँ और टैकिकार्डिया विद हाइपरटेंशन एंटीरियर वॉल में ये क्या इंडिकेट करता है? माय डियर, हाइपरटेंशन हेटेरोजीनियस डिजीज है, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, साथ में मल्टीपल ऑर्गन्स का रोल है, मल्टीपल ऑर्गन्स का रोल है। यस, मेरे अनुसार ज्ञान बल नहीं, तो ज्ञान बल नहीं। रसतीति, रसतीत का मतलब, रस का मतलब प्रवाह होता है, बहन होता है। अब लवण लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, लवण, लवणम रक्तम वर्ध्यत, रक्तम वर्ध्यत हाइपरवॉल्यूमिया, हाइपरवॉल्यूमिया इंक्रीज वेनस रिटर्न, इंक्रीज वेनस इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हाइपरटेंशन। देखिए एक लिंक है। काम क्या करना है? हेतु परिवर्तन, लवण बंद करिए, लवण नहीं बंद हो रहा है तो आप पुनर्वा जैसे योग दीजिए जिससे डायूरेसिस हो जाए, मूत्र प्रभाव करे, नहीं हो रहा है सतौरी जैसे योग दीजिए, ऐसे कॉम्बिनेशन बनता जाता है। लवण का विपरीत क्या है? कषाय है, कषाय देना है तो जैसे आपको अर्जुन जैसे योग देना है, उसके साथ क्या देना है? आपको त्रिकटु देना है। ये अप्रोच बनाना है, तब एक मल्टीपल अप्रोच के साथ जब हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे आते हैं तो वो इफेक्टिव होता है। राइट, थैंक यू सर। सर अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे रुद्रबस्ती का एक मेजर रोल है, हेलो, रुद्रबस्ती का जैसे मेजर रोल है इसमें हार्ट डिजीज में, तो डॉक्टर भारती जानना चाहती हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रुद्रबस्ती क्या होनी चाहिए? इट शुड बी डन डेली? हेलो हेलो, हाँ जी सर। अभी जैसे आपने मुझे सुना ना, आपने सुना मुझे या नहीं? हाँ जी, आपने सुना मुझे? हाँ जी सर, अभी बीच में थोड़ा सा आवाज बंद थी, तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अभी हमने डिस्कस किया कि रुद्रबस्ती का एक मेजर रोल है, तो डॉक्टर भारती जानना चाहती हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रुद्रबस्ती की? क्या ये रोज डिपेंड है क्लिनिकल कंडीशन पर। मैं आपको डॉक्टर पूजा एक पेशेंट बताऊंगा, मैं 2-3 पेशेंट में काम किया, मैंने 3 बार हृदय बस्ती दी पर डे, 3 बार। इसको अनस्टेबल एंजाइना था माय डियर, और 3 बार बस्ती देकर के उसके पेन को कंट्रोल किया गया। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिम्टम, इट इज वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। कई लोग एक ही बार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे पीछे स्टूडेंट भी, मेरे अभी टीचर जो बच्चे मेरे मुझसे पढ़े हैं उन्होंने देखा है कि हमने 2-2 से 3-3 बार तक हृदय बस्ती एक दिन में की है, और उससे अनस्टेबल एंजाइना जैसी चीजों को भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मैनेज किया गया है। लेकिन आपका क्लिनिकल सेंस बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। कोई ट्रायल नहीं चलता नहीं, उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, इसलिए लगातार करते रहिए। इसी मैंने 2 से 3 बार जो है मल्टीफोकल एक्टोपिक बीट में किया है पर डे, 2 से 3 बार। यहाँ तक कि हृदयबस्ती के साथ कई बार मुझे शिरोधारा भी करना पड़ा, क्योंकि स्ट्रेस में पेशेंट होता था। जब हमने शिरोधारा करके फिर हृदयबस्ती करके ऐसे कुछ प्रोसीजर हमने इंथुसियास्टिक अप्रोच बनाया, थोड़ा रिगरस हुए, तो एक दिन में ही मल्टीपल फोकल जो वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्सेस थे वो कम हो गए माय डियर। हाँ, हमने वहाँ चतुष्पर्णी और प्रभाकर पट्टी भी यूज किया, लेकिन रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। राइट पूजा, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे डॉक्टर जानना चाहते हैं प्रिवेंटिव केयर फॉर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। डिफरेंटली, ये मेद की जब बात हो रही, आम की बात हो रही, कफ और पित्त मेद मांस की बात हो रही, जो मैंने पहले भी बात कही, तो कोलेस्ट्रॉल में तो हम मेद और आम को लेके चलेंगे, तो दीपन पाचन लेके चलना है। आपको दीपन पाचन के अलावा व्यायाम की तरफ भी देना है, संतर्पण आहारों को कम, संतर्पण नहीं कहूंगा तो गुरु जो विघ्न आहार है उनको कम करना है। आप थोड़ा चरक सूत्र स्थान में जाइए, अष्टौ निंदित अध्याय में जो अष्टौ निंदित स्थान में स्थूल की बात आई है उसको हम ले लेंगे, उस स्थूल के अनुसार हम चिकित्सा करेंगे। वहां थोड़ा देखिए त्रिफला भी है, वहां पर लघु पंचमूल भी है, वहां पर शिलाजीत का भी प्रयोग है, यौ का प्रयोग है। मैं पट्टोल भी आप यूज करें, किरातिक यूज करें। मैं तो बहुत बार महासुदर्शन आसनादिक्वाद के साथ देता हूँ, तो महासुदर्शन भी हाई क्वांटिटी में देता हूँ। औषधियां हैं वहाँ,
और सनादि क्वाथ भी हाई क्वांटिटी में देता हूँ क्योंकि तिक्त औषधियाँ हैं। तो खाली तिक्त नहीं, थोड़ा कटु भी है वहाँ पर, थोड़ा कषाय भी है थोड़े से। तो कुल मिलाकर के आपको मेद चिकित्सा, कफंग चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान देना। कफ और मेद समक्रियत्वात होने के नाते कोई टेंशन नहीं है। कटु तिक्त कषाय औषधियों को यूज करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेन जो ड्रग होगा वो तिक्त और कटु होगा। और आहार तो आपको ऑलरेडी बात हो गई कि आपको आहार में गुरु स्टिंग आदि आहार को सेवन को रोकना होगा, एंटीऑक्सीडेंट वाले जो आहार है उनको बढ़ाना होगा, मानो अनसैचुरेटेड फैट को बंद करना होगा। मेरे एक मित्र हैं जिनका एक बार, मेरे खुद मित्र हैं, क्लासमेट हैं, ट्राइग्लिसराइड 400 से ऊपर हो चुका था स्टेटिन की बाद में। क्या रुक यार, 1 महीना का तेल बंद कर दिया माय डियर, उन्होंने 1 महीना तेल पूरा बंद कर दिया, खाने से घी पूरा बंद कर दिया। आफ्टर ए मंथ ऑफ द स्टडी ये देखी कि जो ट्राइग्लिसराइड से 140 पे आ गए बिना किसी चीज के, सिर्फ तेल और घी पूरा बंद कर दिया गया। सब्जियां भी बिना तेल की बनाई गई, कोई भी चीज फ्राइड चीज पूरी बंद। को मछली भी खाते हैं तो मछली भी उन्होंने क्या करवाया, उबाल करके खाते थे खाली, और उसको भी पूरा ऐसे पैक करके अच्छी तरह से। तो मछली भी अच्छी है, कौन सी मछली अच्छी है वो आप देख लीजिए। तो जहां पर आपने आज पढ़ा है कि लिवर ऑयल भी अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छी है, जहां जहां भी मिलता है, अतसी में भी बहुत अच्छा मिलता है, अतसी के तेल में। लेकिन 1 महीना अगर आप किसी व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि वो तेल न खाए, घी न खाए, तो आप कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं माय डियर। यस डॉक्टर पूजा। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में हम किस तरह से सोच सकते हैं और क्या करें? एथेरोस्क्लेरोसिस 2-3 थ्योरी है। मधुर के अति योग में भी आचार्य चरक ने 26 में लिखा धमनी उपलेपन, और कफ के नानात्मक विकार में भी चरक सूत्र स्थान में दिया। नानात्मक विकार की बात कही आचार्य ने महारोगाध्याय में, वहां भी कफ के नानात्मक विकारों में धमनी उपचय, धमनी प्रतिचय की बात हुई, धमनी उपलेप की बात आई। पूर्वी स्तंभ में भी सिरा धमनी के उपलेपन की बात आई, जहां पर मेद और आम है। चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय में कफ पित्त मांस मेद से आवृत होकर के मधुमेह की बात हुई। तो जब मैं देखता हूं पूरी प्रक्रिया में, वहां पर मुझे मेद पहली बात है, आम दूसरी बात है, फिर बाद में कफ पित्त और मांस का मिलना होता है, उससे एक एथेरोस्क्लेरोसिस से एथ्रोमा बनता है। जब तक कफ नहीं आ रहा है तब तक वो प्रोकोगुलेंट कंडीशन नहीं बनती है, जब तक पित्त नहीं आ रहा है तब तक वो प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं बनती है। लेकिन जो आम है, जो एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसका प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो जब आता है इंटीमा पर तो वो प्रोबिंग करता है, वो अंदर जाता है। वो जब अंदर जाता है तो मैक्रोफेज आ जाता है, उसे फेगोसाइटोस करता है, उसको निकालना चाहता है, उसको क्लियर करना चाहता है। लेकिन चूंकि इसका प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एलडीएल के, मैक्रोफेज फेल हो जाता है और फिर वो फोम सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यही जो प्रोबिंग है, स्थूल अणु स्रोतांश भित्ता की जो प्रक्रिया है बात की, वो होती है। मतलब ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको एथेरोस्क्लेरोसिस में मेद, आम और कफ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है सर, जैसे अभी हम आपसे भी सुना और वैसे भी हम डिस्कस करते हैं कि पंचकर्मा इफेक्टिव है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है या स्टंट डला है, तो वैसे केसेस में कितना रोल रहेगा? डॉक्टर पूजा, मैंने पहले भी कहा कि हमें बमन विरेचन को अवॉइड करके बस्ती में अपना बस्ती जैसी चीजें और मृदु शोधन बस्तियों का यूज करना चाहिए। आप एक बार सिद्धि स्थान में जब जाएंगे बस्ती रोग अधिकार में, तो उन्हीं बस्तियों का यूज करिए जहां पर हृदय रोग लिखा गया है। थोड़ी स्टडी की जरूरत है, होमवर्क की जरूरत होती है हर पेशेंट के लिए, लेकिन कतई बमन और विरेचन न कराएं। विरेचन भी करना तो बहुत ही मृदु करना है, या फिर अनुलोमन की तरफ चलिए या संसन की तरफ चलिए। लेकिन जो मतलब जो थेरेप्यूटिक जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा माइल्ड करिए। मैं तो हमेशा ध्यान देता हूं नस्य की तरफ दूं। मैं केसेस में हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जहां पर ब्रेडिकार्डिया थी, हमें नस्य कराया। तो उदान और प्राण की जब हम लोग बात करते हैं और ब्रेडिकार्डिया वगैरह की बात करते हैं, तो वहां मुझे नस्य के भी अच्छे रिजल्ट मिले। जहाँ एंजाइटी की बात है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वहां सिरोधारा या सिरो बस्ती तो बहुत मुश्किल होता है, लोगों बाल निकालना नहीं चाहते, लेकिन सिरोधारा का बहुत अच्छा इफेक्ट रहा है। तो बस्ती में माइल्ड शोधन बस्ती और यापना बस्ती, और तीसरी बात उरा बस्ती और नस्य और जो है सिरोधारा जैसी प्रक्रियाएं की जानी चाहिए, और इनके रिजल्ट हैं 100%। थैंक यू सर। सर, एक सवाल है जो बहुत फ्रिक्वेंटली सब लोग पूछ रहे हैं
कि ऑलरेडी हमारे पास जब पेशेंट आता है वो एलोपैथिक मेडिसिन पे है, तो हमें वो स्टॉप करके आयुर्वेद पे लाना है या कैसे करना चाहिए, या पैरेलल देनी चाहिए? एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है फिर भी सिम्टोमेटिक है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एलोपैथिक मेडिसिन को आपने एंटी हाइपरटेंसिव जो है अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो तुरंत जो रिसेप्टर है वो डाउन हो जाते हैं और उसके नाते रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है, इशू ये है। तो जब तक आपकी क्लोज मॉनिटरिंग नहीं है तो ग्रेजुअल ही एलोपैथिक मेडिसिन कम होनी चाहिए। मैंने देखा है कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है वहां पर। अब प्रश्न है कि वो स्टैटिन भी दे रहे हैं, एस्प्रिन भी दे रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं इतनी देने की। वहां पर आप सिंपल एस्प्रिन 75 mg पर दे दीजिए, तीनों ड्रग को हटा दीजिए, और आप स्टैटिन की जगह आप अपना दे ही रहे हैं पटोकिरातिक अमृता जैसे योग, हरित की जैसे योग। तो कॉम्बिनेशन जब आप बनाए तो उसमें ध्यान दें कि एलोपैथ का क्या काम कम करने जा रहे हैं। लेकिन आप मान लीजिए बीटा ब्लॉकर कम कर दिए, करिए कम, लेकिन आप तय करिए कि ब्लड प्रेशर 120/80 है आपके। क्या आप सर्वगंधा दे रहे हैं, क्यों गलत हो जाता है? सर्वगंधा दे करके उनका ड्रग कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वगंधा के भी अपने लिमिटेशन है। लेकिन जब वही सर्वगंधा हम ब्राह्मी जटामांसी शंकुष्पी जैसे चीजों के साथ दे रहे हैं तो वो बेटर है। तो कॉम्बिनेशन के साथ जाते हुए आपका अपना ओन एक्सपीरियंस डेवलप करिए और तब धीरे 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 आप उनकी मेडिसिन को कम। चलिए हमने अगर नाइट्रेट कम कर दिया तो चेस्ट में न हो, ये आपको गारंटी देनी है। तो आपको भी पुष्कर मूल जैसे ड्रग जो है क्वालिटी आपको लानी होगी, पुष्कर मूल की पाषाण भेद की क्वालिटी लानी होगी आपको। पाषाण भेद जो है मूत्रल नहीं है, ध्यान रखना, पाषाण भेद हृदय भी है और पाषाण को तोड़ने वाला है। जैसे सालपर्णी पाषाण को तोड़ने वाली है वैसे ही पाषाण भेद भी, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी चीजों में ये बहुत इफेक्टिव है। तो नन्वा गोक्षुरु वरुण के साथ पाषाण भेद और ब्राह्मी जटामांसी शंकुष्पी का योग से भी ब्लड प्रेशर नियमन होता है। मेरा कहना यह है कि आप कोई भी ड्रग वापस लीजिए, लेकिन आप जब दे रहे हैं तो ये तय करिए आप अपने ड्रग को बढ़ाते जाइए, उनके ड्रग को कम होते जाइए, और जो ईसीजी के चेंजेस हैं, जो ब्लड प्रेशर के चेंजेस हैं, वो टूवर्ड्स नॉर्मल ही रहने चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, एडवाइस है आपके साथ। आप एब्रप्ट विड्रॉ मत करिए। अगर आपने एब्रप्ट एंड किया तो रिबाउंड हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं, जो है एग्रीवेशन हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हार्ट कंप्रोमाइज है। माय डियर, इजेक्शन फ्रैक्शन पर बहुत डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि डिस्काइनेसिया की लेवल क्या है, हाइपोकाइनेसिया कितना है मायोकार्डियम में। ये सब जो आपकी इको की स्टडी है, इको की स्टडी के बाद ही माय डियर इंडिविजुअल डिसीजन लेना होगा। प्लीज, कोई रूल हम नहीं बना सकते। थैंक यू सर। सर, डॉक्टर रूपेंद्र का एक क्वेश्चन है। उनके एक पेशेंट है जिनका फीमेल पेशेंट है, हमेशा जो हार्ट बीट है 40 रहती है, लेकिन पेशेंट नॉर्मल रहता है। तो ऐसे केसेस में हम किस तरह से विचार कर सकते हैं और क्या हुआ कि कुछ लोग जो एथलीट हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मिलता है, लेकिन एक बार उनको कई ईसीजी करके देखें कि 40 का काज क्या है, क्या ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है या 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक या क्या है, देख लें। कई बार पेशेंट बताता नहीं, लेकिन कई बार उससे भ्रम जैसे लक्षण मिलते हैं, थोड़ी थकान आती है, ये देख लें एक बार, कंप्लीट हिस्ट्री ले लें, ईसीजी देख लें एक बार वो। दूसरी बात है कि इसके बावजूद उनको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ पर आपको कुछ भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो देना क्या है, जैसे आपने कहा, तो देना यह है कि ब्रेडिकार्डिया है तो थोड़ा हार्ट के एक्शन को आपको अच्छा रखना है, तर्पण करना है। मैंने पहले कहा हृदय तर्पयति, तो इसके लिए मेरे पास सबसे अच्छा है दाड़िम और मातुलुंग जैसी चीज, ये बेस्ट है आपके पास। इसके अलावा आप अलग से अगर आप देना चाहें तो पुष्कर मूल जैसे योग देंगे, रासना जैसे योग देंगे, जो उष्ण भी हैं और कटु हैं और जो हृदय की गति को बढ़ाने में सहायक। मैं एक अगुरुवादी, मैं जब केएलई में काम कर रहा हूँ तो बीएस प्रसाद से मेरी बात हुई थी, तो बीएस प्रसाद साहब ने मुझे अगुरुवादी तेल बना के दिया। ये अगुरुवादी तेल जो है ये चरक चिकित्सा 3 का है। अगुरुवादी तेल के अभ्यंग से हृदय प्रदेश में माय डियर हृदय की गति बढ़ती है। कई बार बताइए उनको कि वो लोग अगुरुवादी तेल बना के यूज करा, भी कभी अगुरुवादी तेल बना के यूज करिए पूजा जी, तो आपको 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी रिजल्ट मिलेगा और ब्रेडिकार्डिया में रिजल्ट मिलेगा। खाली सिंपल उसकी उरा बस्ती। हाँ, अगुरुवादी तेल इतना उष्ण है कि अगुरुवादी तेल जब आप उसकी बस्ती दें, उरा बस्ती, तो 1 भाग अगुरुवादी तेल लें और 3 भाग तिल तेल लें या 3 भाग तिल तेल लें या नारियल तेल लें।
लेकिन ये आप ध्यान रखें, अगरवादी तेल यूज करते समय उसकी उष्णता तीव्रता दें, लेकिन ये रियली ब्रेडिकार्डिया को नॉर्मल हार्ट रेट पर लाता है। डॉक्टर पूजा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विवेक का। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हम आयुर्वेद से किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या? नहीं, असल में डायलेशन हो गया, आयाम हो गया, आयाम का जो लक्षण है वो वात की तरफ जाता है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पूरी चिकित्सा वातिक हृदरोग की होती है। और वातिक हृदरोग की जो चिकित्सा में आचार्य चरक ने दिया वो योग देखिए, उसमें पुनर्नवा है, हर्तिकी है, रासना है, देवदारू है, आमलकी है, सठी है, पुष्करमूल है, पंचकोल है। अलग से आप देखिए त्रिशुरादि घृत है जो बहुत इफेक्टिव है इसमें। तो त्रिशुरादि घृत का एक यूज करिए। और आचार्य चरक के जो चिकित्सा स्थान में 26 में वातिक हृदरोग की चिकित्सा है, वहां से आप द्रव्य लीजिए। डायलिटेशन काम जो है वात का है, वात पे काम करिए। राइट डॉक्टर पूजा। हाँ जी, थैंक यू सर। सर डॉक्टर यामिनी भूषण सर का एक सवाल है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरवेंशन बाय देव विपाश्रय एंड सत्यवावजे ऑन हार्ट डिजीज? तो आजकल वैसे भी बहुत डिस्कशन में है ये टॉपिक। सर को नमस्कार। और सर का प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने कहा ना, आपने जब तक हम सत्य की बात नहीं करेंगे आगे बात नहीं बन रही है। उन्माद में भी स्वल्प सत्यों की बात हुई, राइट। हर जगह सत्य की बात तो करनी पड़ेगी, सत्य के औजय की बात करनी होगी। इसीलिए तो प्रज्ञा अपराध हो रहा है ना। तो प्रज्ञा अपराध की बात करें हम, प्रज्ञा अपराध को दूर करना होगा। और कब दूर होगा? जब सत्यों की आप बात करेंगे, सत्य औजय की बात करेंगे। तो इसलिए ज्ञान विज्ञान आदि की जो बात हो, भौतिक ज्ञान का मतलब जो हमने अब तक बात की, ज्ञान ही तो है, विज्ञान ही तो है। अगर इन चीजों का हम पालन कर रहे हैं, ये भी एक प्रक्रिया जो तत्व जय में आती है, इनको भी सदवृत्त काम करें। आचार रसायन की बात करें, आपने देखा जब इंद्रियोक्त ब्रह्म रसायन की बात आई, वहां भी देखिए चंद्रप्रास का यूज आया, मतलब वेद रसायनों का यूज आया। लेकिन मैं जब बात होगी सत्वावजय की, तो डेफिनेटली मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। चिंत विचार हुई आदि जो प्रक्रिया हैं, विषय, उनका बहुत जरूरी है। उनका पालन करते हुए मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना को लिखिए, अभी मैं एक बात बताता हूँ। मेरी स्टूडेंट से हो रही थी, वो मेरा टीचर भी है, लेक्चरर भी है। उसके घर के पास ही एक घर में 5 लोगों को कोरोना हुआ। और 5 लोगों के कोरोना में 2 लोग जो एल्डर थे, उनको सडनली स्ट्रेस इतना लिया कि उनको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ और दोनों लोग कोलैप्स हो गए। सिर्फ इसलिए अरे मुझे कोरोना हो गया, अरे मुझे कोरोना हो गया, ये सोचते ही उनको हार्ट अटैक हुआ और कोलैप्स हो गए। रीजन क्या बताया गया? कोरोना रीजन नहीं था। वहां वो जो स्ट्रेस लिया गया, वो जो थॉट प्रोसेस था, वो जो निगेटिव थिंकिंग थी, वो बात थी। मतलब उनको पास अगर सत्व होता, वो सोचते अरे ठीक है यार, ये तो वायरस ही है ना, ठीक कर लेंगे, वो ठीक हो जाते। सत्व हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में नहीं, सभी डिजीज के लिए। डॉक्टर पूजा। सवाल तो बहुत से हैं, लास्ट 1-2 सवाल लेंगे, उसके बाद हम रुकेंगे। डॉक्टर अखिल जानना चाहते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट लो इजेक्शन फ्रैक्शन? ऐसा नहीं करने का रीजन क्या है लो इजेक्शन फ्रैक्शन का माय डियर? क्या ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है? क्या एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है? रीजन क्या है इजेक्शन फ्रैक्शन के कम होने का? क्या एमआई रीजन है? रीजन क्या है माय डियर? तो रीजन को समझते हुए उसके अनुसार चिकित्सा करनी होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन इशू नहीं है, इशू है उसका अंडरलाइंग पैथोलॉजी। अंडरलाइंग पैथोलॉजी, हार्ट फेल्यूर हो चुका है। हमारे एक अभी हैं मित्र, उनके पापा एडमिट हैं, उनकी एज 80 साल है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 18 था। हम कैसे मुश्किल से 28 ले गए, त्रिदोष हृदरोग, लेकिन बात नहीं बन रही। प्रोमेडिमा बना हुआ है, आर्थोपिया बनी हुई है, लगातार एलोपैथ आयुर्वेद चला रहे हैं, कोई इतना लेट हो चुका है। 18 इजेक्शन फ्रैक्शन पे आप लाइफ जी रहे हैं। सोचिए रीजन क्या है? उनको हाइपरटेंशन भी है, उनको डायबिटीज भी है, उनको कार्डियोमायोपैथी भी है, उनको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी है। इतनी डिजीज लेकर के हैं, साथ में यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। कितनी ओवरलोड हो रहा है हार्ट पर। ऑलरेडी हार्ट जो है कंप्रोमाइज नहीं करता। इन तमाम चीजों को जब हम करेक्ट करेंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके साथ अंडरलाइंग पैथोलॉजी को समझते हुए ट्रीट करना। अब कार्डियोमायोपैथी है, अलग ट्रीटमेंट होगा, आपको कफ की तरफ जाना ही होगा, कफज हृदय रोग के अनुसार चिकित्सा करनी होगी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाती हृदय रोग के अनुसार चिकित्सा करनी होगी। कुछ ड्रग कॉम्बिनेशन कॉमन होंगे, पुष्करमूल पुनर्नवा जैसे, दोनों जगह रहेंगे।
सालपर्णी दोनों जगह रहेगा, चतुष्पर्णी दोनों जगह रहेगा, पंचकोल या त्रिकटु कोई भी दोनों जगह रहेगा। तो कुछ कहाँ है कि जैसे अर्जुन है कफज में रहेगा, वातिक में नहीं रहेगा, कोई जरूरत नहीं वातिक में देने की। तो प्लीज थिंक अबाउट द अंडरलाइंग पैथोलॉजी विच इज a region of the decreased ejection fraction and then treat. Yes, डेफिनेटली आपको सिस्टोलिक फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना होगा, राइट। सर एक लास्ट सवाल लेंगे, टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो इसलिए अभी कोविड की परिस्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से? मेजर इशू है कोविड। मैंने पहले कहा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो टाइप 2 रिसेप्टर है पूजा, वो एंट्री है साइट है, वो जो है रिसेप्टर लंग्स में भी है, जीआईटी में भी है, हार्ट में भी है, वेसल में भी है माय डियर। उस एंट्री साइट के नाते ये सब प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि वो पकड़ लिया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर को। ये जानते हैं आप, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्रांको कंस्ट्रिक्टर है, जीआईटी अपसेट करने वाला है, हार्ट रेट को बढ़ाने वाला, डिमांड को बढ़ाने वाला है, एमआई करने वाला है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं एक आपको योग बताता हूं, आप जब पढ़िएगा चरक चिकित्सा 3 में 211, 212, 213 नंबर का श्लोक, वहां पुष्कर मूल भी है, आए संनिपातिक ज्वर के लिए बताया उन्होंने, वहां सटी भी है, वहां पटोल भी है, कालमेघ भी है, अमृता भी, आप पढ़ेंगे। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बृहत्यादि कषाय और सत्यादि कषाय, पढ़िएगा, सत्यादि कषाय और बृहत्यादि कषाय, आचार्य चरक चिकित्सा 3rd 211, 12, 13, 14 नंबर का श्लोक। आपको मजा आएगा कि आचार्य चरक सन्निपातिक ज्वर में हृदय की, श्वास की, काश की पूरा ध्यान रखते हुए एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। डॉक्टर पूजा, उसी कॉम्बिनेशन पर आपको करना होगा, राइट। थैंक यू सर। सर अगर अभी समय है तो मैं 1-2 सवाल ले सकती हूँ अभी या? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है डॉक्टर। जी सर। मैं ओल्ड मैन हूँ, 60 साल का हूँ, आराम से। सर एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं इसलिए मैंने पूछा। आप पूछ सकती हैं माय डियर, यू आर माय चाइल्ड। डॉक्टर अवस्थी जानना चाह रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ शालिपर्णी इन वातिक हृदरोग? अरे बहुत प्यारी बात है ये, वातिक हृदरोग का मतलब ये हृदयगत बात में आचार्य चरक ने कहा, सालपर्णी। अब जब हृदयगत बात में कहा, मतलब हृदयगत बात की चिकित्सा है। बात की चिकित्सा होने का मतलब था कि ये सप्लाई को बढ़ाएगा, डिमांड को कम करेगा, ये तर्पण करेगा, तभी तो ये हृदय को अच्छा काम करेगा। तो क्या करेगा, मैंने कहा ना, सालपर्णी का एक नाम है गुहा। गुहा का मतलब पत्थर को तोड़ करके टनल बनाना, मतलब पत्थर को तोड़ के टनल बनाया जाएगा। मैंने, मेरा एक स्टूडेंट है संभाजी पाटिल सोलापुर का, पूजा, वो एक बार मुझे वीडियो दिखाया सालपर्णी का। तो सालपर्णी का जो रूट है ना, एक पत्थर को पार करके बाहर निकल चुकी थी। रूट का मतलब पतला हेयर जैसी रूट, और एक छोटे से पत्थर को क्रॉस करके अंदर से बाहर निकल गई है। वो कभी मैं वीडियो पब्लिश करने का है, मैंने उसको संभाजी को बोला है, कई बार वो हो जाता है। जब मैंने देखा कि अरे एक छोटा सा मूल पत्थर को पियर्स करके बाहर निकलता है, तो ये अवरोध को दूर करेगा, आवरण को दूर करेगा। और तब से मैंने माइट्रिस्टोसिस, एवर्टिक स्टेनोसिस और ये एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल वैस्कुलराइटिस सब जगह यूज करना शुरू किया सालपर्णी का, उस गुहा के शब्द पर। गुहा पढ़िएगा, उसका पर्याय है। माय डियर पूजा, मैं आपको बताऊंगा कि आप पर्यायों को भी समझिए। एनीवे, तो अंशुमति का जो प्रयोग है, सालपर्णी का जो प्रयोग है, बाद में चतुष्पर्णी का भी करने लगा हूं, ये वात पर काम करता है। मतलब ये सप्लाई को बढ़ा रहा है, गति को नियमन कर रहा है, वात को अव्याहत कर रहा है, वात को प्राकृत कर रहा है, वात को अपने स्थान पर ला रहा है, इसलिए हृदय की गति का नियमन हो रहा है। सालपर्णी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, रिदमिसिटी को रेगुलेट करता है, साइनस रिदम को अचीव करता है। डॉक्टर पूजा, थैंक यू सर। सर सुधा शर्मा जी जानना चाह रही हैं, एक पेशेंट का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, हैज ऑन एंड ऑफ पिकिंग पेन एट हार्ट रीजन सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर, इको ईसीजी सब नॉर्मल है, तो क्या इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है, कैसे रूल आउट कर सकते हैं? एक बहुत अजीब सा नाम आता है, डॉ कास्टा सिंड्रोम, जिसे बोलते हैं न्यूरो सर्कुलेटरी एस्थेनिया। ये एंजाइटी के पेशेंट में होता है। इसको लगता है कि अरे यार ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रिकिंग पेन होता है, स्मॉल पेन होता है, इसके जैक आते हैं, 5-10 सेकंड के लिए पेन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, दिन भर बना रहता है। ये कार्डियक ओरिजिन नहीं है, फंक्शनल पेन है।
उसको पूछिए कि क्या ये पेन उसको चलने के बाद, दौड़ने के बाद होता है या आराम करने से होता है। ध्यान रखिए, जब पेन सिर्फ आराम करने पर होता है, दौड़ने के बाद कम हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, ये फंक्शनल पेन है, ये नॉन कार्डियक ओरिजिन है, ये एंजाइटी न्यूरोसिस के नाते है। इसका नाम होगा न्यूरोसर्कुलर एस्थेनिया, काम शोक भयात वायु के द्वारा होगा, हृदयस्थ नहीं है ये। यहाँ आप सिंपल उरबस्ती करवा दीजिए और ये उरबस्ती से इनको रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि वहां हम वात की चिकित्सा कर देते हैं। तो आप शिरोधारा करा दीजिए या नस से करा दीजिए, और उसकी जो अभी हमारे पंडित जी ने बात की, तो आप सत्वार्जय चिकित्सा कराइए, वो रिजल्ट मिलेगा ही। पूजा, थैंक यू सर। सर अभी डॉक्टर सूर्य नारायण पूछना चाह रहे हैं, हमने अभी डिस्कस किया था अर्जुन के बारे में, तो अर्जुन इज अ चॉइस ऑफ ड्रग, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हम कब तक यूज कर सकते हैं अर्जुन का। अरे वही तो बात हो रही, लोग सालों साल ले करके अर्ज कर दे रहे हैं। मेरा क्या कहना है कि आचार्य चरक ने एक ही योग में अर्जुन दिया है, पूरे हृदय रोग में, न वातिक में दिया, न पैतिक में न दिया, खाली कफज के हृदय रोग में एक जगह अर्जुन दिया, वो भी त्रिवृत और त्रिकटु के साथ। ये आचार्य योग रत्नाकर में आचार्य ने योग रत्नाकर ग्रंथ में अर्जुन चीर की बात की, तब से अर्जुन चीर का बहुत सा यूज हुआ वातिक हृदय रोग में। मैं बताऊं, कभी भी एकल अर्जुन का यूज कहीं नहीं है। ये बाद में लोगों ने क्या किया, अर्जुन क्वाथ का यूज करने लगे। या तो आप अर्जुन चीर यूज करिए, अर्जुन को त्रिकटु या त्रिवृत के साथ यूज करिए, और आप कभी भी यूज कर सकते हैं तब जब उसमें मलाव स्तंभ नहीं हो रहा है, जब उसमें किसी भी प्रकार की जीआईटी अपसेट नहीं हो रही है, हृदय पीड़ित, कहीं हार्ट रेट कम नहीं हो रहा है, हमेशा ईसीजी करते रहना चाहिए। हो सकता है अर्जुन के ज्यादा यूज से हृदय गति कम हो, वो ध्यान देना होगा। जैसे डिकॉक्सिन में होता है, डिकॉक्सिन में लगातार ईसीजी की जाती है, इसलिए की जाती है कहीं डिजिटलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। इन तमाम जो एलोपैथिक अप्रोच है वो हमें भी अर्जुन के लिए अडॉप्ट करना होगा। कम से कम नाड़ी पे तो जाना चाहिए, नाड़ी गति को देखना चाहिए, कोष्ठ को समझना चाहिए, अग्नि को समझना चाहिए, क्योंकि कषाय रसात्मक है तो कोष्ठ और अग्नि पर काम करेगा। और चूंकि कषाय होने से हृदय पीड़ित ही है, हृदय को पीड़न करने वाला, इसलिए इसकी मात्रा भी कम होनी चाहिए और अल्पावधि होनी चाहिए। दंड पूजा। थैंक यू सर। एक डॉक्टर दीपिका भट्ट पूछ रही है, हमने अभी डिस्कस किया था शीरपाक के बारे में, लेकिन अगर पेशेंट को उसके साथ ही अतिसार हो जाता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें अर्जुन शीरपाक त्रिकटु के साथ देना चाहिए या नहीं? नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब दूसरे कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसको नहीं देंगे। क्यों देंगे? कोई भी ड्रग ऐसा नहीं देंगे जिससे किसी और तरह के विकार हो रहे हैं, आप जानती हैं। औषधियां शुद्ध होनी चाहिए, किसी और दोष का विकार नहीं होना चाहिए, प्रकोप नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पर अर्जुन शीरपाक उस रोगी के लिए कंट्राइंडिकेट होगा। फिर एक सवाल जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बार बार पूछा है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रैकिकार्डिया, हम। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ड्रग प्रभाकर बटी, दूसरा कॉम्बिनेशन अर्जुन, शतावरी, ब्राह्मी, सालपर्णी या चतुष्पर्णी। ब्राह्मी, अर्जुन, शतावरी, सालपर्णी या चतुष्पर्णी, दोनों में से कोई एक। इक्वल क्वांटिटी 2 ग्राम 3 बार, प्रभाकर बटी 1 गोली 2 बार, बस। सर आई थिंक याद है अर्जुन, शतावरी, ब्राह्मी, सालपर्णी। ओके, थैंक यू सर। सर अभी हमें कंक्लूड करना चाहिए सेशन, बिकॉज सेशन आप कीजिए, दंड पूजा करें, गांधी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सर अगर और हमारे पास सवाल आते हैं, पूजा मैं एक थैंक्स दूंगा हमारे 2 बच्चों को, डॉक्टर स्नेहल कदम जी को, जिसने इनिशिएट किया मुझे कि मैं आपसे जुड़ूं और यहाँ पर एक्टिवेट करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर पूजा, आपके क्वेश्चंस, आपका अप्रोच। रियली अब तक मैंने कुछ बहुत से वेबिनार किए, लेकिन ये पहला वेबिनार है जो मुझे बहुत ही आनंद दिया। मैं इसके लिए बहुत ही थैंक्सफुल हूँ, आपका भी, स्नेहल कदम का भी, और निनाद मेरा पुणे का है। तो ये लोग काम भी कर रहे हैं, निनाद भी अच्छा काम कर रहे हैं हृदय रोग पर, स्नेहल भी काम कर रही है, पूजा आप भी कर रही हैं। मैं आप दोनों सभी लोगों को बहुत सी शुभकामनाएं दूंगा, पूरे देश को शुभकामनाएं दूंगा कि लोग हार्ट फ्री हों। और मैं चाहूँगा कि हृदय रोग की क्लिनिक हमारे आयुर्वेद के लोग शुरू करें। उन्हें जब भी प्रॉब्लम हो आपके थ्रू, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट,
हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. And special thanks to Dr. Snehal Kadam and Dr. Naveen Chauhan, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें आपसे कनेक्ट कराया। Thank you, sir. थैंक यू।